जो हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है वो है हम लोगों का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट। क्या है? ये स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल, ठीक है, ट्रुथ। यानी कि एक जनरल सच्चाई के बारे में एक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता है एक सिंपल सी बात। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट विच एक्ट, जो किसकी तरह काम करते हैं? गाइडलाइंस की तरह आपके लिए काम करते हैं, जिससे आप मैनेजल एक्शंस और डिसीजन ले सकते हैं। तो मैनेजमेंट्स आर द स्टेटमेंट ऑफ द फंडामेंटल ट्रूथ विच एक्ट एज ए गाइडलाइंस फॉर टेकिंग मैनेजल एक्शंस एंड डिसीजंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल और साइंटिफिक प्रिंसिपल में डिफरेंस क्या है? तो एक तो मीनिंग, ठीक है ना, वो तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होते, इनफ्लेक्सिबल नेचर है, रिजिड इन नेचर है। ठीक है, रिजिड इन नेचर है, जबकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। ठीक है, दूसरी बात है मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं वो टाइम के हिसाब से चेंज हो जाते हैं या एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये चेंज हो जाते हैं, पर साइंटिफिक प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होते। तो ये डिफरेंसेस है मैनेजमेंट प्रिंसिपल और साइंटिफिक प्रिंसिपल में। क्या डिफरेंस है? उसके बाद लिखा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल और मैनेजमेंट टेक्निक्स में क्या डिफरेंस है। तो पहले टेक्निक्स का मतलब समझ लेते हैं। टेक्निक्स आर द मेथड्स एंड प्रोसीजर्स। टेक्निक्स किसी भी मेथड्स और प्रोसीजर्स को टेक्निक्स कहा जाता है, जिसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व है एक पर्टिकुलर गोल्स को पाने के लिए, जो सीरीज ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व है। ठीक है ना, ऐसे मेथड्स या प्रोसीजर्स को हम लोग मैनेजमेंट टेक्निक्स कहते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट टेक्निक्स और मैनेजमेंट प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है? तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर मोर फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू द मैनेजमेंट टेक्निक्स। मैनेजमेंट टेक्निक्स फ्लेक्सिबल होती है, बट इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती जितनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर मोर फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो और लास्ट है कि वैल्यू और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंस है। तो वैल्यूज, वैल्यूज का मतलब क्या होता है? वैल्यूज आर द रूल्स फॉर एन इंडिविजुअल टू बिहेव इन द सोसाइटी। वैल्यू का मतलब हो गया एक जनरल रूल्स कि कैसे एक इंडिविजुअल बिहेव करेगा सोसाइटी में, उसका बिहेवियर कैसा होगा टूवर्ड्स द सोसाइटी। उन चीज़ों का, उसके जो जनरल रूल्स हैं वो वैल्यू होते हैं। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, जैसे कि बड़ों को इज्जत देनी चाहिए, बड़ों की बात सुननी चाहिए। दीज आर द, जैसे हम लोग मंदिर कभी जाते हैं तो कभी भी चप्पल पहन के नहीं जाते। दीज आर द जनरल रूल्स कि कैसे एक इंडिविजुअल बिहेव करेगा इन द सोसाइटी, और वही हमारी वैल्यूज हो जाती है या हमारे एथिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, अब इसके बाद ये तो हो गई पहली पॉइंट मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वैल्यू क्या होती है। वैल्यूज आर द रूल्स फॉर इंडिविजुअल टू बिहेव इन द सोसाइटी। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की मीनिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, स्टेटमेंट ऑफ द फंडामेंटल ट्रूथ विच एक्ट एज ए गाइडलाइन फॉर टेकिंग मैनेजरियल एक्शंस एंड डिसीजन। दूसरा डिफरेंस ये है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर टेक्निकल इन नेचर। जनरली यहाँ पर किसकी बात चलेगी? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्शन की बात चलेगी, एम्प्लॉय से कैसे काम कराए, तो दीज आर द टेक्निकल इन नेचर। जबकि वैल्यूज आर एथिकल इन नेचर। कैसे होते हैं? एथिकल इन नेचर होते हैं, जहाँ पर मोरल्स की बात चलेगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर लिखा है वो है डेरिवेशंस ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल। कैसे आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल को डेवलप करते हो, तो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है मैनेजमेंट प्रिंसिपल को डेवलप करने के लिए। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड, ठीक है ना, इन द फॉलोइंग टू स्टेप्स। सबसे पहले डीप ऑब्जर्वेशन, दूसरा रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। डीप ऑब्जर्वेशन, जो रिसर्चर होते हैं वो पहले डीपली ऑब्जर्व करते हैं कि क्या वर्किंग और रिएक्शंस क्या है एम्प्लॉय का, जो मैनेजल पॉलिसी या डिसीजंस बनाए गए, जो डिसीजंस बनाए गए उस पर एम्प्लॉय का रिएक्शन कैसा है और वो कैसे काम कर रहे हैं उस पर। ठीक है, सेकेंडली फिर उसी चीज को वो टेस्ट करते हैं इन द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन विद द डिफरेंट सेट ऑफ एम्प्लॉय। और जब वो सब जगह से सेम रिजल्ट पाते हैं, ठीक है, तो फिर उस स्टेटमेंट को वो एक प्रिंसिपल का नाम दे देते हैं और प्रिंसिपल आपका डेवलप्ड हो जाता है। यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल डेवलप्ड होते हैं दो स्टेप से, डीप ऑब्जर्वेशन और रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की मीनिंग क्या है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ व्हिच एक्ट एज ए गाइडलाइन फॉर टेकिंग मैनेजरियल एक्शंस और डिसीजन। डिफरेंसेस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल ज़्यादा फ्लेक्सिबल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल इनफ्लेक्सिबल नेचर होते हैं।
मैनेजमेंट प्रिंसिपल ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं एज कम्पेयर टू द मैनेजमेंट टेक्निक्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल टेक्निकल इन नेचर होते हैं, वैल्यूज एथिकल इन नेचर होते हैं। मैनेजमेंट टेक्निक्स का मतलब क्या होता है, वो मेथड्स और प्रोसीजर्स, ठीक है, मेथड्स और प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जबकि वैल्यू का मतलब क्या होता है, रूल्स के कैसे एक इंडिविजुअल बिहेव करेगा सोसाइटी में। मैनेजमेंट प्रिंसिपल को डेवलप करने के लिए दो बातें ध्यान रखनी। सबसे पहले डीपली ऑब्जर्वेशन होता है आपका, जिसमें ये देखा जाता है कि जो भी मैनेजमेंट की पॉलिसी है, यानी कि मैनेजर्स पॉलिसीज और डिसीजन है, उस पर एम्प्लॉय के रिएक्शंस क्या आ रहे हैं, कैसे वो उस पर काम कर रहे हैं। उसके बाद वही चीज़ टेस्ट की जाती है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में विद द डिफरेंट सेट ऑफ एम्प्लॉय, और अगर सेम रिजल्ट आता है तो उस स्टेटमेंट को नाम दे दिया जाता है प्रिंसिपल का, ठीक है। उसके बाद है नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में, जैसे चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था नेचर्स अलग होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इसे नेचर भी बोल सकते हो आप, फीचर्स भी बोल सकते हो और करेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो। तो दीज, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और नेचर ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो यहाँ पर हम लोग 7 करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट मीन्स दे आर अप्लाई, यूनिवर्सल इन नेचर है, इसका मतलब दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर। इससे मैटर नहीं करता साइज और नेचर्स क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डिवीजन ऑफ वर्क या ऑर्डर प्रिंसिपल, ठीक है ना, ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, नेचर क्या है, ये अप्लाई होते हैं, ठीक है ना। तो इट इज एन यूनिवर्सल प्रिंसिपल, ठीक है, तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है इनकी। दूसरा है मैनेजमेंट प्रोवाइड द जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस लेते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम। दीज प्रिंसिपल डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम, ठीक है, ये आपको कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देते, बिकॉज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस प्रिंसिपल डिपेंड ऑन द कंडीशन एंड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या कंडीशंस है और क्या नेचर है। जैसे हम लोग एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं रिम्यूनरेशन, ठीक है, इसमें हम लोग ने पढ़ा कि जो सैलरी होनी चाहिए वो फेयर होनी चाहिए, पर फेयर की अमाउंट डिसाइड नहीं करते। फेयर का अमाउंट डिपेंड किस पे करता है कि कंपनी की फाइनेंशियल कैपेसिटी कैसी है, ठीक है। हो सकता है किसी कंपनी में मैनेजर की सैलरी 50,000, हो सकता है किसी कंपनी में मैनेजर की सैलरी 25,000 ही हो। तो जनरल गाइडलाइंस आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल देते हैं, लेकिन वो सैलरी कैसी होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। डिपेंड किस पे करती है, कंपनीज की फाइनेंशियल कैपेसिटी। यहाँ पर लिखा है नेचर डिपेंड ऑन द कंडीशन एंड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशंस पे डिपेंड करती है या नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है इस पे डिपेंड करती है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपको रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देते, वो आपको क्या देते हैं, गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। तीसरा पॉइंट लिखा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं वो इवोल्यूशनरी नेचर्स या फॉर्म बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ये तो अभी ऊपर पढ़ के आए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपके ओवरनाइट डेवलप नहीं हो जाते, दे आर डेवलप्ड बिकॉज दे आर डेवलप्ड ओनली आफ्टर द डीप ऑब्जर्वेशन और रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, मीन्स आफ्टर डीप एक्सपीरियंस एंड रिसर्च वर्क के बाद मैनेजमेंट प्रिंसिपल डेवलप्ड होते हैं। मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल इन नेचर्स होता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल, बिकॉज सम चेंजेस कैन बी मेड बाय मैनेजर इन द एप्लीकेशन, ठीक है ना, क्योंकि कुछ चेंजेस मैनेजर्स कर सकते हैं जब भी प्रिंसिपल को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग सब लोग पढ़ा है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अथॉरिटीज को कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटीज रखते हो आप, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटीज। तो ये कितनी अथॉरिटी अपने पास रखनी है, कितनी अथॉरिटी डिस्पर्जल यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है, इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्कमटेंसेस, कि कैसे सर्कमटेंसेस हैं। तो यानी कि मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स हैं वो फ्लेक्सिबल इन नेचर्स होते हैं, मैनेजर अपने हिसाब से उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। सपोज करो जैसे एक प्रोडक्शन मैनेजर है, तो रॉ मटेरियल को निकालने का राइट केवल और केवल जब भी रॉ मटेरियल निकलता है स्टोर से, ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर जो स्टोर से अगर रॉ मटेरियल कोई निकलता है तो उसका पावर किसके पास है, प्रोडक्शन मैनेजर्स के पास है। पर प्रोडक्शन मैनेजर कहीं जा रहा है, कोई इंपॉर्टेंट काम से जा रहा है, तो हो सकता है वो ये पावर किसी और को दे जाए। तो यानी कि आपके जो पावर है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर या अथॉरिटीज या सॉरी सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, जो पावर है, डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटी या कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी, वो एडजस्ट हो सकते हैं एज पर द सर्कमटेंसेस, ठीक है। उसके बाद लिखा है यहाँ पर, ठीक है, बिहेवियर इन नेचर्स होता है मैनेजमेंट के जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, बिकॉज दे आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय।
क्योंकि ये क्यों बनते हैं, जिससे कि हम लोग एम्प्लॉयज़ को गाइडलाइंस प्रोवाइड करा सकें या उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकें, यानी कि उन्हें मोटिवेट कर सकें। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया रिमरेशंस, ये क्या एक तरह से, या इनिशिएटिव्स, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये क्या करते हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं किसके बिहेवियर को, एम्प्लॉय के बिहेवियर। स्प्लिट डी क्रॉप्स, ठीक है ना। तो इन चीज़ों में क्या, इनमें क्या होता है कि बिहेवियर इन नेचर्स होते हैं या कोई गाइडलाइंस वाले, ठीक है, या कोई भी ऐसे प्रिंसिपल जो गाइडलाइंस देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल बिहेवियर इन नेचर्स होते हैं, ठीक है, मेनली बिहेवियर इन नेचर्स होते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, बिकॉज दे फॉर्म्ड, वो बनाए क्यों जाते हैं, जिससे कि आप गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकें या इन्फ्लुएंस कर सकें द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय। उसके बाद लिखा है, नेक्स्ट लिखा है कि बेस्ड ऑन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होते हैं। दैट मींस दिस प्रिंसिपल टेल अस, हम लोगों को बताते हैं, इफ ए पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड, अगर आप एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल अप्लाई करोगे तो व्हाट माइट बी इफेक्ट, उसका क्या असर पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोगों को पता है, अगर हम लोग यूनिटी ऑफ कमांड अगर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करते हैं तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगा किसके माइंड में, इन माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट। क्यों, क्योंकि उसे पता है एक ही जगह से ऑर्डर एंड कमांड मिलनी है। तो ऐसा होता है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होते हैं, क्योंकि हम लोग ये प्रिंसिपल ये बताते हैं कि अगर आप ये प्रिंसिपल फॉलो करोगे तो इसका क्या असर पड़ेगा, वो हम लोग को पता होता है। उसके बाद लिखा है लास्ट पॉइंट, ठीक है, लास्ट फीचर्स लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट आर कंटिजेंट इन नेचर। कंटिजेंसी का मतलब क्या होता है, कंटिजेंट का मतलब होता है कि डिपेंड करता है कि एट ए पॉइंट ऑफ टाइम क्या सिचुएशन है। तो इट इज बिकॉज देयर मीन्स द एबिलिटी डिपेंड अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि एट ए पॉइंट ऑफ टाइम क्या सिचुएशन है, प्रिवेलिंग सिचुएशन क्या चल रही, उसके अकॉर्डिंगली आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल को क्या करते हो, चेंज कर देते हो, या फॉलो करना है कि नहीं करना ये डिपेंड करता है। तो एप्लीकेबिलिटी, उसका यूज करना है या नहीं करना, ये डिपेंड करती है सिचुएशन पे। जैसे डिवीजन ऑफ वर्क हो सकता है हम ना अप्लाई करें, डिवीजन ऑफ वर्क हो सकता है हम ना अप्लाई करें, ठीक है, वेयर द पर्सनल स्किल आर नीडेड, जहां पर हम लोगों को किसी की पर्सनल स्किल चाहिए होगी, आर नीडेड, तो हो सकता है हम डिवीजन ऑफ वर्क को अप्लाई ना करें। तो ये सारे हम लोगों के फीचर्स थे। तो फीचर्स कौन कौन से, सबसे पहले यूनिवर्सल एप्लीकेशंस, इसका मतलब होता है कि ये हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाइड होता है, इससे मैटर नहीं करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज, नेचर्स वगैरह क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे डिवीजन ऑफ वर्क, ऑर्डर प्रिंसिपल्स एक्सेट्रा, ठीक है। जनरल गाइडलाइंस, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जितने भी हैं वो आपको जनरल गाइडलाइंस देते हैं, रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है या कंडीशंस क्या है। एग्जाम्पल मैंने रिमरेशंस का दिया कि सैलरी एम्प्लॉय की डिपेंड करती है कि उसका कंपनी की पेइंग कैपेसिटी क्या है। उसके बाद लिखा है कि जितने भी प्रिंसिपल डेवलप्ड होते हैं वो आफ्टर डीप ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट या रिसर्च वर्क के बाद डेवलप्ड होते हैं। फ्लेक्सिबल है क्योंकि मैनेजर्स चेंज कर सकता है, ठीक है ना, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। जैसे कि अथॉरिटीज एंड सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल को जो है मैनेजर अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि कितने पावर अपने पास रखने, कितने पावर डिस्पर्जल कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कंपनीज पे, ठीक है। बिहेवियर इन नेचर्स होते हैं क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जितने भी बने हैं वो इसी चीज को दिमाग में रख के बने हैं कि कैसे एम्प्लॉय के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाए या उन्हें गाइडलाइंस प्रोवाइड कराई जाए। उसके बाद लिखा है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड करते हैं, यानी कि ये प्रिंसिपल हम लोगों को ये बताते हैं कि अगर आप एक प्रिंसिपल को अप्लाई करोगे तो उसका क्या असर पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग मान के चले यूनिटी ऑफ कमांड अगर अप्लाई कर रहे हैं तो हम लोगों को पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा इन द माइंड ऑफ द सबऑर्डिनेट। लास्ट पॉइंट है कंटिजेंट इन नेचर है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कंटिजेंट इन नेचर है बिकॉज इसकी एप्लीकेबिलिटी डिपेंड करती है एक डिपेंड अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। क्या पॉइंट ऑफ टाइम है, जैसे हो सकता है अगर जहाँ पर हमें पर्सनल स्किल की रिक्वायरमेंट हो वहाँ पर हम डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ठीक है। तो सबसे पहला लिखा है कि प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर्स, यानी कि मैनेजर्स को रियल वर्ल्ड दिखाने में मदद करता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मेक मैनेजर अवेयर, वो अवेयर हो जाते हैं, सो ही डू नॉट रिपीट द मिस्टेक ऑफ द प्रीवियस मैनेजर्स,
या जो भी मिस्टेक पहले हुई थी उनसे वो सीख चुका होता है, तो उसके कारण क्या होता है, वो उन मिस्टेक्स को दोबारा से रिपीट नहीं करता। यही रीज़न है कि मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाते हैं एट लेस एक्सपेंसिव मैनर। दूसरा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर ऑलवेज डिजाइन, जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं वो इस चीज़ को दिमाग में रख के बनाए गए हैं कि कैसे मैक्सिमम बेनिफिट ले सके हम लोग ह्यूमन एफर्ट से या अदर रिसोर्सेज से। फिर कोई भी प्रिंसिपल हो आपके, ठीक है, जैसे हम सबको पता है कि अगर हम लोग डिवीजन ऑफ वर्क या ऑर्डर प्रिंसिपल, अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो करते हैं तो हम लोगों को पता है कि ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज नहीं होंगी, क्योंकि सबको अपना अपना काम पता है, तो इससे क्या होगा, रिसोर्सेज बर्बाद नहीं होंगे। अगर हम ऑर्डर प्रिंसिपल फॉलो करते हैं तो सभी लोगों को तो हम लोगों को टाइम नहीं लगेगा, ना ही एफर्ट लगेंगे इन सर्चिंग ऑफ द मैन एंड मटेरियल, ठीक है। तो जितने भी प्रिंसिपल डेवलप्ड हुए हैं वो किस चीज़ को दिमाग में रखे हुए हैं कि कैसे मैक्सिमम आउटपुट ले सकें रिसोर्सेज से, फिर वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो या अदर रिसोर्सेज हो। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, every organization, the primary needs of every organization is that इट्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम शुड बी इफेक्टिव। उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना, इफेक्टिव होना चाहिए। विच इज पॉसिबल, विच इज मेड पॉसिबल ओनली, वो तभी पॉसिबल है जब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यूज करेंगे, क्योंकि अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यूज करते हो तो सिस्टमेटिक ढंग से ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन आपका इफेक्टिव होता है। उसके बाद लिखा है साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन क्या कहता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड द नेसेसरी ट्रेनिंग टू द मैनेजर्स, मैनेजर्स को नेसेसरी ट्रेनिंग देते हैं सो दे कैन टेक द साइंटिफिक एंड बैलेंस डिसीजन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे साइंस नॉट ए रूल ऑफ थंब, नॉट रूल ऑफ थंब, ये बात बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशंस में जितने भी काम होंगे, जितने भी काम होने चाहिए, ठीक है ना, उन सारे चीज़ों का साइंटिफिक एनालाइज होना चाहिए, यानी कि साइंटिफिक एनालिसिस होना चाहिए ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जॉब, ठीक है, एलिमेंट या ईच पार्ट्स ऑफ वर्क, हर एक हिस्से का साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए। साइंटिफिक स्टडी का मतलब मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, ये सारी स्टडीज होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज रिड्यूस हो जाएंगे। तो साइंटिफिक डिसीजन पॉसिबल होते हैं क्योंकि मैनेजर्स को इतनी ट्रेनिंग या नॉलेज प्रोवाइड कराई जाती है, सो दे कैन टेक द साइंटिफिक या बैलेंस डिसीजन ले पाते हैं, ठीक है, विच हेल्प टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद लिखा है मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं तो बड़े आसानी से चेंजेस एनवायरमेंट को अडॉप्ट कर ले जाते हैं, जो कि जरूरी है सक्सेसफुल या सर्वाइव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल और सर्वाइव करने के लिए जरूरी है। फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर, मैनेजर की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं एंड इनेबल देम, और उन्हें ये क्षमता देते हैं कि वो अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल कर सके। जैसे कि एफिशिएंट मैनेजर्स होते हैं तो वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बना देते हैं रीजनेबल प्राइस पे, तो यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने में भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल मदद करते हैं। उसके बाद लिखा है मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स, एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट प्रोवाइड द मैनेजमेंट प्रोवाइड मैनेजमेंट प्रोवाइड एजुकेशन ट्रेनिंग टू द मैनेजर्स वाई एनरिचिंग देयर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है, मैनेजर्स को उनकी नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज, ये थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज को इनरिच करके, ठीक है ना, वो एजुकेशन और ट्रेनिंग्स दे सकते हैं मैनेजर्स को। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करते हैं, प्रोवाइड द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू द मैनेजर्स, ठीक है, बाय इनरिचिंग देयर थ्योरीज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। तो ये सारे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट थे, वो सॉरी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स थे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 14 प्रिंसिपल, फंडामेंटल 14 प्रिंसिपल जो फ्यूल ने दे रखे हम लोगों को, उन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं। फोर्टीन प्रिंसिपल जो फ्यूल्स के हैं उसमें सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क है। इसमें हम लोग कैसे पढ़ेंगे कि इसमें हर एक प्रिंसिपल की एक तो आपको मीनिंग पता होनी चाहिए, ठीक है, मीनिंग जो ये लिखी हुई है, एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगा हर किसी का, और मैं बताऊंगा पॉजिटिव क्या क्या इफेक्ट्स हैं इसके, अगर आप ये प्रिंसिपल फॉलो करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा पड़ता है। कभी कभार पॉजिटिव पॉइंट्स पूछ लेते हैं यानी कि एडवांटेज पूछ लेते हैं, पर कभी कभार कॉन्सिक्वेशन ऑफ वायलेशन भी पूछ लेते हैं।
तो पॉजिटिव से ही कॉन्सिक्वेशन ऑफ वायलेशन बन जाएगा। कॉन्सिक्वेशन ऑफ वायलेशन का मतलब क्या हो गया कि अगर ये प्रिंसिपल कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉलो नहीं करती तो उसका क्या डीमेरिट्स उन्हें मिलेगा, यानी कि क्या उनके लिए मुश्किल आएगी, तो वो बातें डिस्कस करेंगे। तो हम लोग ये तीनों चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, मीनिंग लिखी हुई है, जो कॉन्सिक्वेशंस होंगे, जो पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे वो मैं लिखवा दूंगा, एग्जाम्पल में बोलता जाऊंगा, तो आप लोग भी साथ साथ लिखते रहिएगा इस टॉपिक में जो भी कॉन्सिक्वेशन में बोले। तो सबसे पहला प्रिंसिपल जो दिख रहा है हम लोग का, डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जितना भी काम है, द होल वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉल पार्ट्स। छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, इन पार्ट्स को ही जॉब बोला जाता है। ठीक है, एंड ईच इंडिविजुअल शुड बी असाइंड ओनली ए पार्ट ऑफ द वर्क। केवल उस हर एक इंडिविजुअल्स को एक पार्ट देंगे जॉब का, अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटीज, सो डेट द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन में भी अचीव। जिससे क्या होगा, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन हम लोगों को अचीव किया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉल पार्ट्स। तो पहली बात क्या है कि होल वर्क को हम लोगों को क्या डिवाइड करना है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। पूरे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसको हम लोग बोलेंगे जो छोटे पार्ट्स हैं वो जॉब। और फिर हर एक इंडिविजुअल्स को उसकी एबिलिटीज के हिसाब से हम लोग एक पार्ट या जॉब असाइन कर देंगे। इससे हम लोग को बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एग्जांपल, जैसे बैंक में आप जाते हो, ठीक है, तो बैंक में आप देखते हो कि सेवरल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कैश कलेक्शन करने का अलग काउंटर है, पेमेंट करने का अलग काउंटर है, ठीक है ना, चेक इशू करने का अलग काउंटर्स है, तो या ऐसे डिफरेंट एक्टिविटीज होते हैं। तो वो सब अलग अलग होते हैं, किसकी वजह से, क्योंकि वहां पर कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, इसके क्या पॉइंट्स मिलते हैं, तो पहला तो आप खुद ही देख रहे होगे कि हम लोगों को किसका बेनिफिट मिलता है, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। लिख लें जरा पॉजिटिव पॉइंट्स कौन कौन से हैं इनके। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल है मेरा बैंक का। बैंक में सेवरल एक्टिविटीज कंडक्ट होती है। पॉजिटिव पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो भी लिख ले रहे हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स कौन कौन से हैं, या एडवांटेज क्या क्या है वो भी लिख सकते हो आप। एडवांटेज वर्ड भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा, हम लोग किसका बेनिफिट मिल रहा है, स्पेशलाइजेशन का। ठीक है, दूसरा हम लोगों को जो बेनिफिट मिलेगा स्पेशलाइजेशन के बाद, वो है एफिशिएंसी इंप्रूव्ड होती है, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्यों बढ़ती है, क्योंकि आप सेम वर्क को कई बार रिपीटेड परफॉर्मेंस करते हो, तो इसलिए एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। और तीसरी अगर बात बताऊं तो यहाँ पर ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज नहीं होती है, तो नो ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज, या कोई भी एक्टिविटी दो बार नहीं होती। तो ये तीन फायदे मिलते हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन में किसको यूज किया जाता है, डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या हो गया, पहला काम कि पूरे वर्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो। दूसरा काम है कि एक इंडिविजुअल को केवल एक जॉब असाइन करेंगे उसकी एबिलिटीज के हिसाब से। एग्जाम्पल बैंक का दिया, क्या फायदे मिलेंगे, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा, इंक्रीज इन एफिशिएंसी होगी, और नो ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज होगी। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज का मतलब हम लोगों को पता है, अगर हम लोग किसी को भी कोई पावर दे रहे हैं तो अथॉरिटीज दे रहे हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब हो गया ऑब्लिगेशन दे रहे हैं, अगर कोई उसे जिम्मेदारी दे रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना चाहिए, ना आप किसी को ज़्यादा अथॉरिटीज़ दें ना किसी को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, यानी कि जितनी अथॉरिटीज़ देंगे उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगे। दैट मीन्स कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर को एग्जिस्टिंग, साथ साथ पाई जाती, दे शुड गो हैंड इन हैंड। यानी कि अगर आपने किसी को कोई अथॉरिटीज़ दी है, कोई पावर दी है, तो उससे रिलेटेड उसे जिम्मेदारी भी मिलेगी, और अगर किसी को जिम्मेदारी दी है तो उससे रिलेटेड उसे पावर भी मिलने चाहिए। तो अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे सपोज करो एक फोरमैन को एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कि सपोज करिए आप एक वर्कर को आप 50 यूनिट्स पर डे बनाने के लिए कह गए। ठीक है, ये हो गई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट अगर आप उससे रिलेटेड उसे पावर नहीं दोगे कि वो रॉ मटेरियल्स को स्टोर से निकाल सके, तो क्या वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर पाएगा, आंसर आएगा नहीं।
तो अगर हम लोग अथॉरिटीज देंगे तो हमें उसे पावर भी देनी पड़ेगी कि वो रॉ मटेरियल्स को विड्रॉ कर सकता है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। ऐसा करने से क्या फायदे मिलते हैं? तो फायदे हम लोगों को मिलते हैं पॉजिटिव, अगर पॉइंट्स लिखूं मैं इसके, सबसे पहला हम लोगों को मिल जाता है प्रिवेंट मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटीज का मिसयूज नहीं हो पाता है। ठीक है, अथॉरिटीज का मिसयूज नहीं हो पाता। और दूसरा पॉइंट है हेल्प इन फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्प्स इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये दो फायदे मिलते हैं अगर हम लोग अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तीसरा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है सिंसियरिटी टूवर्ड्स देयर वर्क। काम के प्रति जो सिंसियरिटी है आपकी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिसिप्लिन बोलते हैं। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या लिखा है? सिंसियरिटी टूवर्ड्स देयर वर्क और ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रिंसिपल ये कह रहा है कि सिंसियरिटी कैसे चेक होगी? ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स देखो और एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट देखो। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स और एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, इन दोनों का पालन करना है, दोनों को, सुपीरियर को भी और सबऑर्डिनेट्स को भी। यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स हैं, जो भी एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है, उन दोनों चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। किसको? सुपीरियर को भी और एज वेल एज सबऑर्डिनेट्स को भी, जिससे कि नेसेसरी सक्सेसफुल वर्किंग हो सके ऑर्गेनाइजेशन में। तो डिसिप्लिन प्रिंसिपल ये कह रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो अगर एक मैनेजर ने ये प्रॉमिस किया है कि अगर एक मैनेजर ने एक प्रॉमिस किया है, ठीक है ना, प्रॉमिस किया है अगर एक मैनेजर ने अपने वर्कर्स को कि वर्कर्स अगर ओवर टाइम करते हैं तो उसका बेनिफिट उन्हें, ठीक है ना, उनकी इंक्रीमेंट दिया जाएगा या उन्हें कुछ बेनिफिट्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर अगर वो वादा करता है, प्रॉमिस करता है इंक्रीमेंट करने का, अगर मैनेजर ने ये कहा कि वर्कर्स अगर कोई टारगेट मिला है और उसे अचीव करने में मदद करते, ओवर टाइम करते उसके लिए, तो उन्हें इंक्रीमेंट दिया जाएगा। ठीक है, इंक्रीमेंट का वादा करते हैं, ओवर टाइम के लिए इंक्रीमेंट का वादा करते हैं। ठीक है, और सपोज करो वर्कर्स ने ओवर टाइम किया, तो फिर मैनेजर की भी ड्यूटी बनती है कि उसे भी अपना प्रॉमिस फुलफिल करना पड़ेगा इंक्रीमेंट वाला। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन रूल्स हैं या एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है, इन दोनों को, सुपीरियर्स को भी और सबऑर्डिनेट्स दोनों को ही फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसा करने से फायदा क्या मिलेगा हमारा? एक तो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होगी, ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमेटिक और स्मूथ वर्किंग होगी, स्मूथ एंड सिस्टमेटिक फंक्शनिंग। ठीक है, सिस्टमेटिक फंक्शनिंग होगी इन द ऑर्गेनाइजेशंस में या बिजनेस में, पहली बात। और दूसरा बेनिफिट्स मुझे क्या मिलेगा कि बेटर रिलेशनशिप होगी, रिलेशनशिप हो जाएगी, बेटर रिलेशंस होंगे। दूसरा है बेटर रिलेशन होंगे, रिलेशंस होंगे बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज में या सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट में। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को ये प्रिंसिपल फॉलो करनी चाहिए। दोबारा लिख दे रहा हूँ, अगर नहीं लिख पाए तो लिख लें। बेटर रिलेशनशिप होगी, बेटर रिलेशंस होंगे बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज।
तो ये बेनिफिट्स मिलेंगे हम लोगों को डिसिप्लिन प्रिंसिपल अगर फॉलो होता है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड ये कह रहे हैं कि जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं या जितने भी एम्प्लॉय हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, उन्हें ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस वगैरह किनसे मिलना चाहिए? फ्रॉम वन सुपीरियर मिलना चाहिए एट ए टाइम। एक समय पे एक ही सुपीरियर से उन्हें ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस कमांड मिलनी चाहिए। तो क्या लिखा? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच एम्प्लॉय यानी कि सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड फ्रॉम वन सुपीरियर एट ए टाइम एंड ही इज अकाउंटेबल या आंसरेबल टू दैट सुपीरियर ओनली। और वो उसके लिए ही जवाबदेही रहेगा, आंसरेबल रहेगा। ठीक है, ऐसा करने से फायदा क्या होता है? एक तो कभी भी दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होगा। किसके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होगा? सबऑर्डिनेट्स के कंफ्यूजन नहीं होगा। तो नो कंफ्यूजन इन माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट। पहली बात, कंफ्यूजन नहीं होगा। दूसरा, ईगो क्लैशेस नहीं होंगे किसके बिटवीन में। ठीक है ना, जो आपकी हायर अथॉरिटीज होती है उनके बीच में कभी भी ईगो क्लैशेस नहीं होंगे। नो ईगो क्लैश होंगे बिटवीन द सुपीरियर अथॉरिटीज। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़े आसानी से फिक्स कर पाओगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी फिक्स्ड इजिली। क्यों कर पाओगे? क्योंकि एक ही जगह एक ही इंसान ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। ठीक है, तो उसके ही ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तो बड़े आसानी से आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर पाओगे। ठीक है, और रिलेशनशिप बेटर भी होगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हैं। एक तो कंफ्यूजन नहीं होगा सबऑर्डिनेट्स के दिमाग में, सुपीरियर्स के ईगो क्लैशेस नहीं होंगे। ठीक है ना, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसे आप आसानी से फिक्स कर पाओगे। तो ये फायदे होते हैं यूनिटी ऑफ कमांड के। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कह रहा है कि वन सुपीरियर कह रहा है कि अगर कोई भी सबऑर्डिनेट है, यानी ईच सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस कमांड फ्रॉम वन सुपीरियर एट ए टाइम। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कह रहा है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस जो है वो इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, वन हेड वन प्लान। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि वो सारी एक्टिविटीज, ऑल दी एक्टिविटी जिनके ऑब्जेक्टिव सेम है, having the same objective should be carried out under the direction of one head। यानी कि अगर जो एक्टिविटी सिमिलर इन नेचर्स की है उनका हेड भी एक होना चाहिए। ये प्रिंसिपल ये कह रहा है, वन हेड वन प्लान। देयर शुड बी एन इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इन ऑल द एक्टिविटी एंड देयर शुड बी एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए सारी एक्टिविटी। यानी कि अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी वर्कर्स या जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका हेड एक ही होना चाहिए। ठीक है, दूसरे हेड नहीं होने चाहिए। ये कह रहा है प्रिंसिपल कौन सा? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन हेड वन प्लान। ठीक है, दिस प्रिंसिपल इंप्लाइज दैट वन हेड वन प्लान। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द ऑल द एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव, वो एक्टिविटी जिनके ऑब्जेक्टिव सेम है। जैसे वर्कर्स, इनमें जितने भी वर्कर्स है प्रोडक्शन में उनका एक ही पर्पस है, प्रोडक्शन करना। ऐसे ही सेल्स में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका पर्पस एक ही है, सेल करना। तो उनके हेड भी क्या होने चाहिए? शुड बी कैरिड आउट अंडर डायरेक्शन ऑफ वन हेड एंड देयर शुड बी इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इन ऑल द एक्टिविटी। और जितनी एक्टिविटी है उनके बीच में एक अच्छी कोऑर्डिनेशन भी बैठा ले ये हेड। ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस और यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड ये कह रहा था कि ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस एक ही सुपीरियर से मिले एट ए टाइम और उसके लिए वो अकाउंटेबल है। जबकि ये कह रहा है कि जितने भी एम्प्लॉय जो सेम ऑब्जेक्टिव में काम कर रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटी जिनके ऑब्जेक्टिव सेम है उनका हेड वन होना चाहिए। दोनों में डिफरेंसेस क्या है? एक तो क्या मीनिंग जो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन बॉस एट ए टाइम एंड ही इज अकाउंटेबल टू दैट सुपीरियर ओनली एंड ही शुड बी, यहाँ पर लिख लो जरा, एंड ही शुड बी आंसरेबल या अकाउंटेबल टू डेट। ठीक है, टू अकाउंटेबल, टू वर्ड और लिख लो यहाँ पर, ही शुड बी के बाद अकाउंटेबल टू डेट सुपीरियर ओनली। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है डायरेक्शन में अभी पढ़ के आए, इट शुड बी ए हेड वन प्लान, जिससे कि आप जिनके ऑब्जेक्टिव सेम हो। पर्पस क्या? प्रिवेंशन ऑफ द डबल सबऑर्डिनेशन। क्या रोक सके? डबल सबऑर्डिनेशन रोक सके। जबकि यहाँ पर पर्पस क्या है? ओवरलैपिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटीज ना हो, एक ही एक्टिविटीज को कई बार परफॉर्म, ठीक है, ना होना पड़े। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं वन हेड वन प्लान होना चाहिए।
यहाँ पर जनरली जो ध्यान दिया गया है वो किस पे दिया गया है, इंडिविजुअल एम्प्लॉइज पे ध्यान दिया, जबकि यहाँ पर किसकी फंक्शनिंग की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस की फंक्शंस की बात करते हैं। अगर आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉलो करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है, आपके कौन कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, एडवांटेजेस क्या है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के। तो सबसे पहला है कि आप, सबसे पहला क्या है आपका, इंश्योर हो पाता है यूनिटी ऑफ एक्शन, किस चीज में, यूनिटी ऑफ एक्शंस में हो पाता है, और कोऑर्डिनेशन बेटर हो पाता है, ठीक है ना, और बेटर कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन भी आपका अच्छा हो पाता है किसकी वजह से, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये लाइन भी लिख की, देयर शुड बी इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, ठीक है। दूसरी तीसरी बात ये है कि हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, किसके गोल्स को अचीव करने में मदद करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव करने में मदद करते हैं। तो ये तीन बेनिफिट्स हैं अगर आप किसको फॉलो करते हो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो करते हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है वो आपका कौन सा है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेस्ट का मतलब ये मान लो गोल्स या बेनिफिट्स, बेनिफिट्स या गोल्स। तो कह रहे हैं द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज के गोल्स या उनके बेनिफिट से ज्यादा किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन। ये एक्चुअल में प्रिंसिपल जो है वो एम्प्लॉयज को गाइडलाइंस के लिए, एम्प्लॉय से ये कह रहा है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो पहली बात तो ये कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एम बनता है कि एम्प्लॉयज के गोल्स अचीव करने में मदद करें, और एम्प्लॉयज भी जो भी काम करता है तो अपने गोल्स अचीव करने के लिए काम करता है। बट ये प्रिंसिपल ये कह रहा है कि कभी ऐसी सिचुएशन हुई जहां पर ऑर्गेनाइजेशनल गोल और आपके गोल, एम्प्लॉयज के गोल्स, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में कोई मैचिंग नहीं हो रही, तो एम्प्लॉय से ये बात कह रहा है ये प्रिंसिपल कि आप अपने गोल्स को या अपने बेनिफिट्स को सेक्रीफाइस कर दो, किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स के लिए। सपोज करो कि ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, तो उस टाइम पे एम्प्लॉय की जिम्मेदारी बनती है कि कुछ समय के लिए वो अपने पर्सनल गोल्स को हटा दे, ठीक है ना, और किस पे ध्यान दे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पे ध्यान दे, और ऑर्गेनाइजेशन जब इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ जाए तो फिर वो एम्प्लॉयज के गोल्स पे ध्यान दे। तो ये प्रिंसिपल ये कहना चाह रहा है। इससे फायदा क्या, अगर आप इसके बेनिफिट्स देखोगे तो सबसे पहली बात है कि हेल्प इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल, हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, क्योंकि किसको प्रायोरिटी मिल रही है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को प्रायोरिटी मिल रही है। ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को प्रायोरिटी मिल रही, तो हेल्प इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। दूसरी बात है बेटर रिलेशंस हो जाएंगे, बेटर रिलेशनशिप आएगी, बेटर रिलेशंस हो जाएंगे बिटवीन, ठीक है ना, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज के बीच में, बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। सिंपल सी बात है, जब आप मैनेजमेंट के लिए अपने गोल्स को सेक्रीफाइस करोगे तो मैनेजमेंट की नज़रों में आपकी इमेज अच्छी होगी और बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन बैठ पाएगी इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस गोल में, अगर ये प्रिंसिपल फॉलो होता है। उसके बाद लिखा है नेक्स्ट, रिम्यूनरेशंस ऑफ एम्प्लॉय, रिम्यूनरेशंस का लोग कंपनसेशन क्या दे रहे हैं, कंपनसेशन या सैलरी। तो कह रहे हैं जो बेज रेट है या मेथड्स ऑफ पेमेंट है, जो बेज रेट आप दे रहे हो अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज को, या जो मेथड ऑफ पेमेंट है वो फेयर, प्रॉपर एंड सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए, बोथ एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉय, दोनों के लिए होना चाहिए। बेज रेट का मतलब हो गया कि जैसे आप क्या रेट डिसाइड कर रहे हो, ठीक है, कितना रेट दे रहे हो, हाई बेज रेट दे रहे हो, लो बेज रेट दे रहे हो, एफिशिएंट मैनेजर्स, एफिशिएंट वर्कर्स को क्या दे रहे हो, इनएफिशिएंट वर्कर्स को क्या दे रहे हो, तो ये बेज रेट की बात हो गई। मेथड्स ऑफ पेमेंट का लोगे उन्हें पेमेंट कैसे कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है आप पूरा सैलरी देते हो सकता है आप कमीशन देते हो सकता है आप सैलरी विद कमीशन देते हो, तो किस ढंग से आप पेमेंट करो, मोड ऑफ पेमेंट है, मेथड्स ऑफ पेमेंट्स क्या आपका। तो ये दोनों चीज़ें कैसी होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात
सेटिस्फैक्टरीज होनी चाहिए टू बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। दोनों ही इस बात से एग्री करें कि जो भी वेज रेट है या मेथड ऑफ पेमेंट है वो फेयर है दोनों के लिए। एम्प्लॉयर भी उस बात से हो और एम्प्लॉयज भी उस बात से सेटिस्फाइड हो। ठीक है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर सपोज करो अगर कंपनी हायर प्रॉफिट जनरेट करती है, कंपनी अगर हायर प्रॉफिट जनरेट करती है, ठीक है, हायर प्रॉफिट जनरेट करती है, तो उसका कुछ पार्ट्स, ठीक है, कुछ पार्ट्स अपने एम्प्लॉय को भी दे देना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज के साथ शेयर करना चाहिए, पार्ट्स को शेयर करना चाहिए विथ एम्प्लॉय। किस फॉर्म में? बोनस की फॉर्म में। किसके फॉर्म में? बोनस की फॉर्म में। अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन करती है, ठीक है, तो इससे दोनों लोग सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज भी आपका सेटिस्फाइड रहता है कि वो सही लगता है कि हम भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। तो अगर कभी हायर प्रॉफिट हो तो बोनस बांट देना, ये एक तरह का एग्जाम्पल है किसका? फेयर रेम्युनरेशन का। बात करें कि इसके क्या क्या फायदे मिलते हैं जब आप ऐसा करते हो, तो पहला पॉइंट जो सबसे क्लियर जो है वो रिलेशनशिप बेटर होती है, ठीक है, हेल्दी रिलेशनशिप होती है, बेटर रिलेशनशिप आती है, रिलेशन होती है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज के बीच में, ठीक है, बेटर रिलेशनशिप होती है। दूसरी, हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है किसको? एम्प्लॉयज को, क्योंकि हम लोगों को पता है फाइनेंशियल मोटिवेशन सबसे अच्छा मोटिवेशन माना है, तो मोटिवेशन मिलता है एम्प्लॉय को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या मिलती है? फायदे मिलते हैं। और तीसरी बात, मोटिवेशन होता है तो वो ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे, तो पक्की बात है लेबर टर्नओवर रिड्यूस होता है, लेबर टर्नओवर जो है वो रिड्यूस होता है, मोटिवेट होते हैं या सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है, तो ये फायदे मिलते हैं हम लोग को। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है हम लोगों का वो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पावर अपने हाथ में रखना। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि पावर कहाँ रखना? अपने हाथ में रखना, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑन अथॉरिटी रखना, कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी रखना। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या? डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटीज, यानी कि बांट देना अथॉरिटीज को। तो ये प्रिंसिपल ये कह रहा है कि देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आप कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन भी ना करो ऑर्गेनाइजेशन को, कंप्लीट डिसेंट्रलाइज भी ना करो, ठीक है। फ्यूएल ये सजेस्ट करते हैं कि जितने भी की डिसीजंस हैं या मेजर डिसीजंस है, इंपॉर्टेंट जैसे ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, प्लान्स एंड पॉलिसी, इनको हमेशा सेंट्रलाइज रहने दो। और जितने भी रूटीन वर्क है, ठीक है, जितने भी रूटीन वर्क है उनको आप क्या कर दो? डिसेंट्रलाइज कर दो, ठीक है। तो फ्यूल ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इससे बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे? सबसे पहला, आपको दोनों के बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। आप क्विक डिसीजन ले पाओगे, पहली बात आप क्विक डिसीजन ले पाओगे, क्विक डिसीजन ले पाओगे, ठीक है ना, रूटीन जॉब से रिलेटेड क्विक डिसीजन ले पाओगे, रूटीन जॉब से रिलेटेड, क्योंकि डिसेंट्रलाइज है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्विक डिसीजन ले पाओगे क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि डिसीजन जल्दी जल्दी होते हैं, ठीक है। रूटीन डिसीजंस आप कैसे ले पाओगे? क्विक डिसीजंस ले पाओगे रिलेटिंग टू रूटीन्स, ठीक है। जो रूटीन जॉब है उनसे रिलेटेड आप क्विक डिसीजन ले पाओगे। और आपका स्ट्रिक्ट कंट्रोल भी रहेगा, आपका कंट्रोल रहेगा कौन से में? की डिसीजंस में, ठीक है। तो दोनों के बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, सेंट्रलाइजेशन के भी बेनिफिट मिलेंगे एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन के। और आपका स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहेगा ऑन मेजर पॉलिसीज, जो मेजर डिसीजंस है उनमें आपका स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहेगा। तो दोनों के बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, सेंट्रलाइजेशन के भी और डिसेंट्रलाइजेशन के भी मिलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है डेट इज वो है स्केलर चेन। स्केलर चेन इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछ भी चुके हैं बोर्ड में। स्केलर चेन कहता क्या है? सबसे पहले बात करते हैं कि स्केलर चेन का मतलब क्या होता है।
तो फ्यूल ने कहा स्केलर चेन एक ऐसी चेन है जिसमें सुपीरियर्स को हाईएस्ट टू लोअरेस्ट रैंकिंग दी गई है। ये हाई पोस्ट पे, ये लो पोस्ट पे, ये लो पोस्ट पे, ऐसे करके हाईएस्ट टू लोअर रैंकिंग दी गई है। ये प्रिंसिपल ये कह रहा है कि सपोज करो एक ऑर्गेनाइजेशन में ए, बी, सी, डी, एक साइड पे ये 4 लोग हैं और दूसरा एक डिपार्टमेंट इसमें एल, एम और एन, 3 लोग हैं। तो डी को अगर एन से बात करनी है तो स्केलर चेन ये कहती है कि डी सी को बताए, सी बी को बताए, बी ए को बताए, ए एल को बताए, एल एम को बताए, फिर एन तक। ये फॉलो होनी चाहिए। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल या अकॉर्डिंग टू फ्यूल करें कि चेन मस्ट बी फॉलो स्ट्रिक्टली इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रिक्टली फॉलो होनी चाहिए। एंड एवरी इंफॉर्मेशन, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो पास होनी चाहिए थ्रू द की पॉइंट ऑफ दिस चेन। की पॉइंट जैसे डी को एन करना है तो सी, बी, ए, एल, एम, एन, ये सब की पॉइंट्स है, इन सबसे इंफॉर्मेशन पास होनी चाहिए। बट टेलर हम लोगों को एक सजेशन देते हैं, बट इन द केस ऑफ इमरजेंसी और हैवी लॉसेस, अगर कोई ऐसे चांसेस है जहां पर हैवी लॉसेस हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को और इमरजेंसी के चांस है, तो एक शॉर्टकट प्रोवाइड कराया गया है इस चेन में जिसका नाम रखा गया है गैंग प्लंग, जिसमें आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है ना, 2 एग्जीक्यूटिव्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट हैविंग द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटीज, ठीक है ना, जो सेम लेवल ऑफ अथॉरिटीज रखते हैं उनके 2 के बीच में आपका क्या हो सकता है, आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है। यानी कि डी और एन आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट इन द केस ऑफ हैवी लॉसेस या इमरजेंसी के टाइम पे, और उस समय इस शॉर्टकट को नाम क्या दिया जाएगा, गैंग प्लंग का नाम दिया जाएगा, ठीक है। इससे फायदा क्या मिलता है, बेनिफिट्स क्या होते हैं जब आप ये फॉलो करते हो। तो सबसे पहला बेनिफिट्स है आपका, जैसे आप देख रहे हो, सिस्टमेटिक वर्किंग होती, स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग होती है। दूसरी बात है यहाँ पर आप कम्युनिकेशन बड़े आसानी से फ्लो होता है, तो यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो हो पाती है, यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होती है। आप देखो यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पर फॉलो हो रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वन सुपीरियर को, वन सबॉर्डिनेट्स को जो कम्युनिकेशन हो रहा है या जो भी इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर मिल रहा है वो एक ही सुपीरियर से मिल रहा है एट ए टाइम, तो यूनिटी ऑफ कमांड को प्रमोट करता है। ये 2 बेनिफिट्स हम लोगों को मिलते हैं, और कम्युनिकेशन का फ्लो भी अच्छा रहता है। जो 10th पॉइंट है हम लोगों का, वो है ऑर्डर प्रिंसिपल। क्या कहता है ऑर्डर प्रिंसिपल? ऑर्डर का मतलब यहाँ पर कमांड से नहीं है, ऑर्डर का मतलब यहाँ पर है अरेंजमेंट से, ठीक है। जैसे अरेंजिंग होती है ना, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करते हैं, वैसे ही यहाँ पर बात लिखी है। यहाँ पर ये लिखा है कि हर चीज और हर व्यक्ति की एक जगह होनी चाहिए, और वो व्यक्ति और वो चीज उसी जगह अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। क्या लिखा है? देयर शुड बी ए प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, हर वस्तु की या हर व्यक्ति की, ठीक है, एवरीथिंग और एवरीवन की एक प्लेस होनी चाहिए, और एवरीथिंग एंड एवरीवन मस्ट बी इन द प्लेस, वो उस प्लेस पे होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स मैन एंड मटेरियल शुड बी राइट प्लेस टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ टाइम और एफर्ट्स इन सर्चिंग ऑफ द मैन एंड मटेरियल, ठीक है। सही व्यक्ति सही जगह पे अवेलेबल होना चाहिए, जिससे कि उन्हें सर्च करने में ना एफर्ट ज़्यादा लगे ना टाइम हमारा खराब हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी फोरमैन हैं या जो भी ऐसे पर्सन है जो मशीन्स को रिपेयर करते हैं, ठीक है, वो हमेशा वर्कशॉप में अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। फोरमैन अपनी टूल किट्स के साथ वर्कशॉप पे अवेलेबल होने चाहिए, वर्कशॉप में होने चाहिए, वर्कशॉप पे होने चाहिए, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण आपको, ठीक है ना, या जब भी किसी लेबर को या कोई भी मशीन में कोई दिक्कत आएगी तो उन्हें ढूंढने के लिए टाइम ना लगे। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब प्रिंसिपल कौन सा फॉलो हो रहा है? ऑर्डर प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। इससे फायदा क्या मिलेगा? पहला तो यही लिखा है कि रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ और टाइम इन सर्चिंग या एफर्ट्स, वेस्टेज ऑफ टाइम और एफर्ट्स इन सर्चिंग ऑफ द मैन एंड मटेरियल, तो सबसे पहला तो यही हो गया। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका स्मूथ फंक्शनिंग हो जाएगी यहाँ पर,
तो पहला आपका सिस्टमेटिक, पहला आपका सिस्टमेटिक वर्किंग होगी, और दूसरा नो वेस्टेज, ठीक है, नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड और एफर्ट्स, ना एफर्ट्स में ना टाइम में, कोई एफर्ट्स में टाइम लगेगा इन सर्चिंग ऑफ मैन एंड मटेरियल। आप स्कूल्स के एग्जाम्पल ले सकते हो, आप देखते हो स्कूल में हर चीज़ की एक प्रॉपर प्लेस होती है। टीचर्स या फिर क्लासरूम में क्लास लेंगे, या फिर वो कहाँ पर पाए जाएंगे, स्टाफ रूम में पाएंगे। तो अगर किसी भी पेरेंट्स को आके मिलना है किसी भी टीचर्स को, तो बड़े आसानी से पता होता है कि वो टीचर्स इस समय कहाँ पर अवेलेबल होगा। तो इससे क्या होता है, ऑर्डर प्रिंसिपल से आपका मैन एंड मटेरियल को सर्च करने में टाइम जो होता है वो नहीं लगता। उसके बाद प्रिंसिपल है इक्विटी। इक्विटी और इक्वलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। इक्वलिटीज का मतलब होता है कि सभी को समानताएं, पर इक्विटीज का मतलब है कि सभी को समानताएं, ठीक है ना। ये बोल सकते हैं इक्विटी में क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन तो इसमें भी नहीं होता, पर वहां पर तो होता ही नहीं, पर यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन अलाउ है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स। अगर आप किसी की मेरिट्स और क्वालिटी के बेस पे अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इट विल एक्सेप्टेबल। जैसे मान के लो मैं कह रहा एफिशिएंट मैनेजर्स, एफिशिएंट वर्कर्स को अलग सैलरी दूंगा, इनएफिशिएंट को अलग दूंगा, तो आप उस समय एक ये कहा जाएगा कि इक्विटी प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। इक्वलिटी फॉलो हो ना हो, पर इक्विटी प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। तो इक्विटी प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए अमंग द एम्प्लॉय ऑन द बेसिस। देखो बेसिस क्या बता रहे हैं, जो अनरीजनेबल बेसिस हैं, ठीक है ना। जैसे रिलीजियस के बेस पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, लैंग्वेज के बेस पे कर रहे हो, कास्ट के बेस पे कर रहे हो, जेंडर के बेस पे कर रहे हो, नेशनलिटीज के बेस पे कर रहे हो, ये अनलॉजिकल बेसिस पे अगर आप किसी को डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो तो इक्विटी प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो इक्विटी प्रिंसिपल्स क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन among the employee on the basis of the religious, language, caste, genders और nationalities etc. इसका एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल क्या होता है कि मान के चलो दो वर्कर्स सेम जॉब पोजीशन पे काम कर रहे हैं, तो उनकी बेज रेट भी सेम होनी चाहिए। अगर उनकी वर्किंग आवर्स सेम है, दोनों की एबिलिटी सेम है, तो उनकी फिर आपके सेम बेज रेट होना चाहिए। इससे फायदा क्या मिलेगा, पहली बात, पहला तो रिलेशन से बेटर होगा। सबसे पहली बात है कि इम्प्रूव होगा, इम्प्रूव सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन। एम्प्लॉय मोटिवेट फील करेंगे अगर आप इक्विटी प्रिंसिपल फॉलो करते हो। और दूसरा बेटर रिलेशनशिप होगी, ठीक है, बेटर रिलेशनशिप होगी बिटवीन द एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट। तो बेटर रिलेशनशिप होगी बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल्स या स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। एम्प्लॉय को स्टेबल टाइम देना चाहिए जिससे वो अपनी जॉब में सेटल डाउन हो जाए। अगर आप बहुत जल्दी चेंज करोगे कि एम्प्लॉय का रिजल्ट नहीं आ रहा, उसे आप टाइम नहीं दे रहे हो रिजल्ट शो करने का, तो फिर इसका मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा। स्टेबिलिटी प्रिंसिपल ये कह रहा है कि रीजनेबल टाइम मिलना चाहिए एम्प्लॉयज़ को अपनी जॉब में सेटल डाउन होने के लिए, और उसके बाद उससे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन करो। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी ए प्रॉपर एफर्ट्स टू अचीव द स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ द टेन्योर पर्सन। मैनेजमेंट को कुछ प्रॉपर एफर्ट्स लगाने चाहिए जिससे कि स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी मेंटेन कर सके। टेन्योर का मतलब होता है, टेन्योर का मतलब होता है टाइम पीरियड। टेन्योर का मतलब क्या होता है, टाइम, ठीक है। तो टेन्योर का मतलब हो गया टाइम। क्या है, इट मीन्स द मैनेजमेंट प्रोवाइड द रीजनेबल टाइम टू द एम्प्लॉय या वर्कर्स को, जिससे कि वो एडजस्ट हो सके ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि सेटल डाउन हो सके, एंड आल्सो प्रोवाइड द रिजल्ट, आल्सो प्रोवाइड टाइम टू शो द रिजल्ट, और उसके बाद उन्हें कुछ टाइम दें जिसके बाद उनसे रिजल्ट्स को शो कराया जाए, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, सबसे पहली बात है कि एम्प्लॉय का जो टर्नओवर है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सेटिस्फेक्शन मिलेगा उन्हें, सेटिस्फेक्शन होगा, मोटिवेशन होगा। दूसरा है रिड्यूस्ड एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉय टर्नओवर आपका रिड्यूस हो जाएगा। और तीसरी बात है, जब आप एम्प्लॉय को जनरली जल्दी जल्दी चेंज नहीं करोगे,
तो लेस एक्सपेंसेस होंगे, आपकी कॉस्ट भी सेविंग होगी। लेस एक्सपेंसेस इन सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग और सिलेक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज में आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो ये 3 बेनिफिट्स मिलेंगे अगर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर आपके ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है इनिशिएटिव्स। तो हम लोग इनिशिएटिव्स का मतलब क्या होता है, जब कोई भी न्यू आइडियाज या कुछ न्यू इनोवेशंस करते हैं तो इनिशिएटिव्स। तो ये प्रिंसिपल ये कह रहा है कि मैनेजमेंट और मैनेजर्स हमेशा वेलकम करें सजेशंस या आइडिया। अगर कोई वर्कर्स, हम सबको पता है कि एक्चुअल में मशीन्स के साथ वर्कर्स ही काम कर रहे हैं, तो अगर किसी वर्कर्स ने कोई आइडिया या कोई सजेशन दिया मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि उस सजेशंस को वो वेलकम करें, और अगर वो यूजफुल है तो उसके लिए उसे रिवार्डेड भी करें। ठीक है, जैसे सपोज करो एक मशीन है बेटे, मशीन है ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैनेजमेंट क्या करता था, हर 5 घंटे के बाद 1 घंटे का ब्रेक दे देता था जिससे मशीन ओवर हीटेड ना हो। ठीक है, जो वर्कर था, जो यहाँ पर वर्कर काम कर रहा था, उसे ऐसा लगा कि 5 घंटे तक मशीन चलती है, उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक मिलता है, उससे बेटर है कि हर 1 घंटे में 10 मिनट का ब्रेक दे दे, हर 1 घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक दे दे, जिससे क्या होगा मशीन्स की। तो उसने ये सजेशन दिया। ठीक है, अगर इस सजेशन से ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो रहा है तो ऐसे सजेशन को वेलकम भी करना चाहिए और उसके लिए उन्हें रिवार्ड भी देना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी इनिशिएटिव्स या कोई वर्कर्स ले रहा है, ठीक है, तो उसको हमेशा वेलकम करें मैनेजर और मैनेजमेंट, और उनके वर्कर्स ले रहा है या कोई एम्प्लॉय ले रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, और अगर वो यूजफुल है तो उसके लिए उन्हें रिवार्डेड भी करें जिससे वो मोटिवेट हो। तो जब आप रिवार्ड करते हो तो सबसे पहली बात, पहला पॉइंट तो आपका मोटिवेशन आपका होता है, मोटिवेशन आपको मिलता है। दूसरा है आपकी मेंटल ग्रोथ होती है। मेंटल ग्रोथ होती है किसकी, वर्कर्स की, ऑफ एम्प्लॉयज की मेंटल ग्रोथ इंक्रीज। ठीक है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए सजेशन बॉक्स वगैरह रखती है ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पर वर्कर्स या एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर सजेशन डाल देते हैं रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग। ठीक है, लास्ट है स्पिरिट ग्रोथ, यानी कि ये प्रिंसिपल ये बताता है कि टीम स्पिरिट्स की भावना होनी चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट को रीजनेबल स्टेप लेने चाहिए जिससे कि वो डेवलप कर सके सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का सेंस डेवलप कर सके, या टीम स्पिरिट का सेंस डेवलप कर सके अमंग द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं मैनेजर्स, कभी कभार आई को वी से रिप्लेस कर देते हैं। अपनी कम्युनिकेशन स्किल, जब जब सॉरी कम्युनिकेशन स्किल हो गया, जब स्पीच दे रहे हो या कोई भी बात कह रहे हो तो कम्युनिकेट करते समय, वर्कर्स के साथ कम्युनिकेट करते समय मैनेजर्स अपने आई वर्ड को किसके साथ रिप्लेस कर देते हैं, वी के साथ रिप्लेस कर देते हैं। तो ऐसे से आप क्या होता है कि ऐसी चीजें जब आप करते हो तो लोगों के अंदर टीम स्पिरिट आती है, उन्हें लगता है हमारी बात चल रही है। ठीक है, तो फायदा क्या मिलेगा, सबसे पहला पॉइंट तो यही, ठीक है ना, किसकी आपके अंदर फीलिंग किसकी डेवलप्ड होगी, टीम स्पिरिट की। तो फीलिंग ऑफ टीम स्पिरिट आती है आपके पास। दूसरी है हेल्प इन अचीविंग द, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन गोल की बात करोगे तो हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। तो ये आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये 14 प्रिंसिपल में ये प्रिंसिपल थे। अब इसके बाद जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोगों का है साइंटिफिक प्रिंसिपल और साइंटिफिक टेक्निक्स। साइंटिफिक मैनेजमेंट की मीनिंग क्या होती है, पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब समझ लेते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू। सबसे पहले वो ये कह रहे हैं कि आप ये पता लगा लो कि आपको अपने लोगों से, यानी कि मैन का मतलब हो गया एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपको अपने लोगों से काम क्या कराना है। और दूसरी बात फिर आप देखो एंड सीइंग दैट दे डू इट द बेस्ट एंड द चीपेस्ट, और फिर ये देखो क्या वो उसे सबसे अच्छे और सबसे सस्ते ढंग से कर रहे हैं कि नहीं। तो मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट ये कहता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो 4 प्रिंसिपल है। सबसे पहला है साइंस नॉट ए रूल ऑफ थंब।
साइंस नॉट ए रूल ऑफ थंब ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हर एक जॉब की जो भी एलिमेंट ऑफ ए जॉब है, हर एक जॉब को आप साइंटिफिकली स्टडी करो और एनालाइज करो. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी साइंटिफिक स्टडी एंड एनालाइज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द जॉब. हर एक जॉब को आप साइंटिफिकली स्टडी करो और साइंटिफिकली एनालाइज करो. इसके लिए उन्होंने एक टेक्निक दी है साइंटिफिक स्टडीज को लिए, जिसे हम लोग वर्क स्टडी पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये जो वर्क स्टडी है वो यही बताती है कि कोई भी जॉब अगर आपको करना है तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, क्या मूवमेंट करने पड़ेंगे, इनको आप साइंटिफिकली स्टडी करो, एनालाइज करो. और जो ओल्ड अप्रोच है, ठीक है ना, या ओल्ड रूल ऑफ थंब है या हिट एंड ट्रायल मेथड है, उसे आप रिप्लेस कर दो, हटा दो. ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है कि काम करते करते सीखते हो आप. ठीक है, आप काम करते जाते हो, तो ऐसे में क्या होता है कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है. तो ये प्रिंसिपल ये कह रहा है कि ऐसा ना करो, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज ना करो, रूल ऑफ थंब यूज ना करो. ये कह रहे हैं कि कोई भी जो भी काम होता है उसे पहले साइंटिफिकली स्टडी और एनालाइज कर लो. दैट मीन्स कि दिस प्रिंसिपल इंकरेजिंग क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग थिंकिंग बिफोर डूइंग. ये कह रहा है कि करने से पहले सोचो कि क्या काम करने जा रहे हो, उससे पहले सोचो. नेक्स्ट प्रिंसिपल है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड. हार्मोनी का मतलब शांति बनी रहे, हार्मोनी का मतलब, और डिस्कॉर्ड का मतलब हो गया कि कंफ्लिक्ट ना हो, लड़ाइयाँ ना हो. तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कंप्लीट हार्मोनी या प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट्स एंड वर्कर्स. किस किस के बीच में होनी चाहिए, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में होनी चाहिए. ठीक है, ना कि आपस में कंफ्लिक्ट हो बिटवीन देम. दैट मीन्स बोथ शुड वर्क टुगेदर, दोनों मिलके काम करें फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और मैक्सिमम आउटपुट ले सकें एट मिनिमम कॉस्ट. ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है कि दोनों मैनेजमेंट ग्रुप हो या वर्कर्स ग्रुप हो, एक दूसरे के लिए उनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. ठीक है, और मिलके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जितना मैनेजमेंट का योगदान है उतना ही आप मान के चलो वर्कर्स का योगदान है, कि ऑर्गेनाइजेशन में बिना वर्कर के भी काम नहीं होगा, बिना मैनेजमेंट के भी काम नहीं होगा. तो दोनों की इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन में, तो दोनों ही इसको समझते हुए काम करें. ठीक है, इसके लिए इन दोनों प्रिंसिपल्स के लिए अभी हम लोग टेक्निक्स पढ़ेंगे. ठीक है, मेंटल रिवॉल्यूशन. टेलर ने एक टेक्निक दे रखी है मेंटल रिवॉल्यूशन. उसमें यही बात बताते हैं कि वो ये कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए अपना एटीट्यूड चेंज करें. आगे के लिखा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है आपका, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल, यानी कि इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द हार्मोनी और नॉट डिस्कॉर्ड. ऊपर ये कह रहे हैं कि आपस में झगड़ो मत, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपस में एक दूसरे को समझना भी है. ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी ए कोऑपरेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर इंसिस्ट ऑफ द इंडिविजुअल. आप एक दूसरे से कॉर्पोरेट करो एक दूसरे को, ना कि अपने अपने बारे में सोचो. टेलर सजेस्ट दैट मैनेजमेंट शुड टेक वर्कर्स इनटू द कॉन्फिडेंस बिफोर मेकिंग एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन. टेलर्स ये बात कहते हैं कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो जो कि वर्कर से रिलेट करता है, तो वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में ले लो उस डिसीजन को लेने से पहले. और एट ए सेम टाइम उसी टाइम पे वर्कर्स को भी वो ये कहना चाह रहे हैं, ये सजेस्ट करना चाह रहे हैं कि वर्कर अपनी कोई भी शुड अवॉइड द अनरीजनेबल डिमांड और स्ट्राइक. अगर कोई बेकार की स्ट्राइक या अनरीजनेबल डिमांड्स हैं, उनको वर्कर्स को भी अवॉइड करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट लिखा है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. हर एक एम्प्लॉइज को अपनी एफिशिएंसी, ठीक है ना, मैनेजमेंट का काम है कि एम्प्लॉय अपनी एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटीज को, यानी कि अपनी ग्रोथ को, अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सके, मैक्सिमाइज करें. क्योंकि एक बात तो हम लोगों को पता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा बनना है तो एम्प्लॉय को, अगर एम्प्लॉय की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रॉपर होना चाहिए. ठीक है, यानी कि ये प्रिंसिपल ये कह रहा है कि अगर एफिशिएंसी बढ़ानी है ऑर्गेनाइजेशंस की, तो वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ा दो, और वर्कर्स की एफिशिएंसी डिपेंड करती है उनके सिलेक्शन प्रोसेस पे. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट शुड एम टू डेवलप द वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. बिकॉज रीजन क्या है, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है, एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स पे, और वर्कर की एफिशिएंसी उनके सिलेक्शन प्रोसेस पे डेवलप करती है. सो दैट सिलेक्शन शुड बी इफेक्टिव, और उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग के लिए सेंड किया जाए, जिससे कि वो अपनी नॉलेज को भी अपडेट कर सके. तो ये चारों प्रिंसिपल आपके साइंटिफिक प्रिंसिपल थे.
अब टेक्निक्स पढ़ने जा रहे हैं। 5 टेक्निक्स हम लोगों को पढ़ानी है। एक तो फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, वर्क स्टडी जिसमें 4 पढ़ेंगे, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडीज, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम या डिफरेंट बेज रेट सिस्टम भी बोलते हैं, मेंटल रिवॉल्यूशन या बाइलिटरल मेंटल रिवॉल्यूशन। फंक्शनल फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप ये कहता है कि इस टेक्निक्स के अकॉर्डिंगली 2 डिपार्टमेंट्स होने चाहिए। उन्होंने 2 डिपार्टमेंट डेवलप किए, एक प्लानिंग के लिए और एक एग्जीक्यूशन के लिए। तो उनके हिसाब से 2 डिपार्टमेंट होने चाहिए, प्लानिंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और हर एक डिपार्टमेंट में 4, ठीक है ना, सुपरवाइजर या फोरमैन होने चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो कंटिन्यूसली वॉच कर सके द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द वर्कर्स। तो प्लानिंग में जो 4 फोरमैन सजेस्ट करे गए हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है रूट किलर। रूट किलर रिस्पॉन्सिबल है कि स्पेसिफाई रूट बताने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या लेंगे कोई जॉब को परफॉर्म करने के लिए। इंस्ट्रक्शंस कार्ड किलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ड्राफ्टिंग द इंस्ट्रक्शंस, वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन ड्राफ्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। टाइम एंड कॉस्ट किलर रिस्पॉन्सिबल है टाइम और कॉस्ट शीट बनाने के लिए। टाइम एंड कॉस्ट शीट में क्या बनाएगा, वो ये देखेगा वर्कर्स ने कितनी देर काम किया और उसकी कितनी बेजेस बन रही है, ठीक है, बेजेस क्या बन रही है उनकी। तो टाइम एंड कॉस्ट शीट्स को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? टाइम एंड कॉस्ट किलर की। शॉप डिसिप्लिन की जिम्मेदारी होगी कि रिस्पॉन्सिबल होगा डिसिप्लिन और सिस्टमेटिक परफॉर्मेंस होता रहे जॉब की। जॉब में जो भी काम हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है, वो सिस्टमेटिक परफॉर्म हो और डिसिप्लिन मैनर में हो। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? शॉप डिसिप्लिनर रिस्पॉन्सिबल है। प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर में भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी 4 आपके फोरमैन आते हैं। सबसे पहले गैंग बॉस। गैंग बॉस रिस्पॉन्सिबल है कि जितने भी टूल्स या मशीन्स हैं, ठीक है ना, उन सबको अरेंज करने की जिम्मेदारी किसकी है? गैंग बॉस की। और वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में हो, टूल्स एंड मशीन्स प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में हो, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मेंटेनेंस एंड रिपेयर बॉस की, ठीक है। तो गैंग बॉस की जिम्मेदारी जितनी टूल्स मशीन या रिसोर्सेज है वो अरेंज करने की जिम्मेदारी गैंग बॉस की है, पर वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में हो मशीन्स और टूल्स, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस बॉस की जिम्मेदारी। स्पीड बॉस ये देखेगा कि टाइमली और एक्यूरेटली काम कंप्लीट हो। इंस्पेक्टर्स का काम ये है कि क्वालिटी ऑफ वर्क चेक करेगा, ठीक है। तो ये चारों, ये हो गई आपकी फंक्शनल फोरमैनशिप। दूसरी जो टेक्निक्स है डेट इज कॉल्ड द स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन ये कहती है कि जितना भी काम होता है एवरी फेज ऑफ बिजनेस या ऑपरेशन एक्टिविटी वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए, आप उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड डेवलप करो, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में ये कहते हैं कि जो अननेसेसरी वेराइटीज है उसे आप हटा दो, प्रोडक्ट की साइज टाइप से रिलेटेड आप उसे हटा दो, ठीक है। अननेसेसरी आप वेराइटीज रखते हो तो उससे कॉस्ट बढ़ के आती है। एक एग्जाम्पल पूछा जाता है, एक एग्जाम्पल बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था जिसमें ये पूछा गया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कई सारे तरह के फ्लेवर बेची जाती, जो एक रेस्टोरेंट है वो कई सारे तरह की टी के फ्लेवर्स सप्लाई करता है या प्रोवाइड कराता है अपने कस्टमर्स को, बट उसमें से एक जो फ्लेवर थी उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। तो उसमें जब चेंजेस हुआ तो इसका मतलब वहाँ पर कौन सी टेक्निक यूज हुई? सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन। तो वहाँ पर जो नया मैनेजर्स आया उसने उस चीज़ की डिमांड बाकी सब हटा दी अपनी लिस्ट से और केवल उसी की ही डिमांड बढ़ाई और जो प्रोसेसिंग टाइम होता था वो रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन आपसे क्या कहता है? स्टैंडर्डाइजेशन कहता है कि काम स्टैंडर्ड होना चाहिए, जितनी भी ऑपरेशन से एक्टिविटीज हो अच्छा काम होना चाहिए। और सिंप्लीफिकेशन कहता है कि अननेसेसरी वेराइटीज ना रखो, ज़्यादा डाइवर्सिटी लाने की कोशिश ना करो प्रोडक्ट साइज और टाइप में। इससे फ़ायदा क्या मिलते हैं? इससे फ़ायदे मिलते हैं, एक तो सेविंग होती है आपकी कॉस्ट की, लेबर की और मशीन या टूल्स की। दूसरा, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितनी भी मशीन्स हैं, उनकी फुलर यूटिलाइजेशन होती है। लास्ट पॉइंट लिखा है इंक्रीज द सेल टर्नओवर। जब आप अच्छा काम करके देते हो तो आपका सेल टर्नओवर भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है वर्क स्टडी। वर्क स्टडीज का मतलब क्या होगा? साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनी वर्क। हर काम की साइंटिफिक स्टडी करो। उसके लिए 4 स्टडीज करनी होती है, मोशन, मेथड, टाइम एंड फैटिग। हम लोग इनकी मीनिंग पढ़ेंगे, साथ साथ इन मेथड्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो भी पढ़ते जाएंगे। जैसे मेथड स्टडी, ये स्टडी ये कहती है कि आइडेंटिफाई करो मोस्ट सुटेबल वे टू डू ए पर्टिकुलर एक्टिविटी। एक एक्टिविटीज करने के लिए जो सबसे अच्छा ढंग है
आप उससे पता लगाओ, उससे पता लगाओ। इससे क्या फायदा मिलेगा, ऑब्जेक्टिव्स क्या ऐसा करने का हमारा कि हमारे पास एक वन बेस्ट मेथड आएगा परफॉर्मिंग द जॉब करने का। मोशन स्टडी ये कहती है कि आप ये पता लगाओ कि एक जॉब को करने के लिए वर्कर्स को या एम्प्लॉयज को कौन कौन से मूवमेंट, ठीक है, या कौन कौन से मोशंस लेने पड़ेंगे, एनालाइज करो इस चीज के लिए। इससे फायदा क्या होता है, अवॉइड कर पाते अननेसेसरी और वेस्टफुल मूवमेंट, जो वेस्टफुल मूवमेंट्स है या अननेसेसरी मूवमेंट्स है उन्हें अवॉइड कर पाते। यहाँ नेसेसरी नहीं है, ये सही कर लो जरा सब लोग। यहाँ पर नेसेसरी नहीं है, अननेसेसरी है। अवॉइड अननेसेसरी, ठीक है, अननेसेसरी जो मूवमेंट्स हैं या, ठीक है, जो अननेसेसरी जो अननेसेसरी मूवमेंट्स है उनको आप हटा सको, ठीक है। मोशन स्टडी ये कहता है। उसके बाद टाइम स्टडी क्या कहता है, टाइम स्टडी रिफर्स टू डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम, एक स्टैंडर्ड टाइम आप डिसाइड करते हो, ठीक है, टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर एक्टिविटीज और जॉब, जिससे कि आप एक एक्टिविटीज को या एक जॉब को फुलफिल कर सको। टाइम स्टडी ये बताता है। इससे फायदा क्या मिलता है, आप अपने इंसेंटिव प्लान डिसाइड कर पाते हो कि एफिशिएंट वर्कर कौन है, इनएफिशिएंट वर्कर कौन है। एफिशिएंट वर्कर वो होगा जो उतने स्टैंडर्ड टाइम में रिक्वायर्ड आउटपुट जो चाहिए वो प्रोड्यूस करके देगा, इनएफिशिएंट वर्कर जो उतने समय में नहीं दे पाएगा। तो स्टैंडर्ड टाइम हम लोग डिसाइड करते हैं इस स्टडी में। फैटिग्यू का मतलब होता है थकान, फैटिग्यू का मतलब क्या होता है, थकान। तो फैटिग्यू स्टडीज का मतलब हो गया डिटरमाइन करना कि कितना ड्यूरेशन या कितनी फ्रिक्वेंसी। ड्यूरेशन का मतलब हो गया कि टाइम पीरियड क्या रहेगा, ठीक है, और फ्रिक्वेंसी का मतलब हो गया कितनी बार देंगे। तो हम लोग ये डिटरमाइन करते हैं जो रेस्ट इंटरवल है, जो रेस्ट इंटरवल है एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए वो कितने ड्यूरेशन के होंगे और कितनी बार होंगे, ये पता लगाते हैं फैटिग्यू स्टडी में। इससे क्या होता है, वर्कर्स अपनी एफिशिएंसी लेवल को मेंटेन कर पाते हैं। नीचे एक टॉपिक दिया, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द टाइम स्टडी और मोशन स्टडी में क्या डिफरेंस है। तो टाइम स्टडी की मीनिंग हो गई, पर्पस हो गया जो हम लोग ऊपर पढ़ के आए थे। मेथड्स, इसे हम लोग किसकी मदद से करते हैं, स्टॉप वॉच की मदद से करते हैं, जबकि इससे हम लोग जो मूवी कैमराज होते हैं या मूवमेंट कैमरा होते हैं उनके अकॉर्डिंगली हम लोग इन्हें मेजर कर पाते हैं मोशन स्टडीज को, ठीक है। टेक्निक 4 क्या कह रही है, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम और डिफरेंशियल बेज रेट सिस्टम। ये सिस्टम ये कह रहा है कि it refers to a system in which efficient and inefficient workers are paid at the different rates। ये सिस्टम ये कह रहा है कि एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को आप अलग अलग बेज रेट दो। इसके लिए टेलर्स ने दो बेज रेट हम लोगों को सजेस्ट किए, एक है हाई बेज रेट, एक है लो बेज रेट। हाई बेज रेट हम उन वर्कर्स को देंगे जो स्टैंडर्ड नंबर ऑफ आउटपुट देंगे हमें फिक्स ड्यूरेशन में, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम में, स्टैंडर्ड नंबर ऑफ आउटपुट बना के देंगे स्टैंडर्ड टाइम में। और जो वर्कर्स हम लोग को स्टैंडर्ड नंबर ऑफ आउटपुट नहीं दे पाएंगे फिक्स ड्यूरेशन में, ठीक है, नॉट एबल्स, ठीक है ना, तो फिर हम उनको क्या देंगे, लो बेज रेट देंगे। इससे क्या होगा, दोनों ही अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव, जैसे मान के लो इनएफिशिएंट वर्कर जो होंगे वो अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, जो लेस एफिशिएंट वर्कर होंगे वो मोटिवेट होंगे कि वो ज़्यादा एफिशिएंट हो सके, मोर वर्क करें, और जो एफिशिएंट वर्कर होंगे वो अपनी एफिशिएंसी को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इनएफिशिएंट वर्कर्स मोटिवेट होंगे कि ज़्यादा काम करें, और जो एफिशिएंट वर्कर है वो अपनी एफिशिएंसी मेंटेन करेगा। तो ये दो रेट सजेस्ट किए थे टेलर्स ने हम लोगों को। लास्ट जो टेक्निक्स है डेट इज कॉल्ड द मेंटल रिवॉल्यूशन और बाइलेटरल मेंटल रिवॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक्स इट रिफर्स टू द चेंज इन द एटीट्यूड्स। एटीट्यूड का मतलब बिहेवियर, बिहेवियर में चेंज होना चाहिए वर्कर्स और मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट और वर्कर्स का एक दूसरे के लिए, फॉर ईच अदर के लिए क्या होना चाहिए, बिहेवियर में चेंज होना चाहिए। इसके लिए, ठीक है ना, कंपटीशन वर्ड को रिप्लेस कर देना चाहिए कॉर्पोरेशन से, एक दूसरे से कंपटीशन ना करें, एक दूसरे को सहयोग करें। बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड रियलाइज द नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझे ऑर्गेनाइजेशन में। आगे लिखा है कि जनरली एक ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप होते हैं, एक होता है वर्कर ग्रुप, एक होता है मैनेजमेंट ग्रुप। दोनों एक दूसरे से सस्पेक्ट करते हैं। वर्कर्स हमेशा ये सोचते हैं कि वो फील करते हैं कि अनपेड, अंडरपेड है, ओवरबर्डन है विद द वर्कर, और मैनेजमेंट हमेशा ये फील करते हैं कि वर्कर्स परफॉर्मेंस वाज आर नॉट गुड, उनकी अच्छी रही है।
तो टेलर्स ये एडवोकेट करते हैं कि देयर इज ए नीड ऑफ द मेंटल वेलफेयर, कह रहे दोनों के ग्रुप, दोनों अपने जो दोनों ग्रुप है उन्हें अपने मेंटल वेलफेयर यानी कि अपने बिहेवियर में चेंज लाना पड़ेगा फॉर ईच अदर, जिससे कि कारण वो रिलीज कर सके द नीड्स एंड द इम्पोर्टेंस, और जिससे वो एक दूसरे की जरूरत को समझे और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर सके। नीचे के एडिशनल टॉपिक डाल रखा है यहाँ पर, ऑपरेशनल रिसर्च वगैरह मॉडर्न टेक्निक्स हैं, पूछी नहीं गई, एक बार पढ़ लेना, आप लोग रीड कर लेना। कंपैरेटिव स्टडी क्या है दोनों की, टेलर्स ऑफ फ्यूल्स की बात करें तो पहले मैंने सिमिलरिटीज लिखी है, उसके बाद डिफरेंसेस लिखे दोनों में। सिमिलरिटीज क्या है, दोनों ही का एम क्या है, मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है, दोनों का एम एक ही है कि कैसे मैक्सिमाइजिंग द एफिशिएंसी करें, फिर वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो साइंटिफिक मैनेजमेंट की प्रिंसिपल हो या जनरल मैनेजमेंट की प्रिंसिपल हो, दोनों ही कोशिश करते हैं कि रिलेशन से बेटर हो एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में, दोनों ही किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा देते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। दोनों के प्रिंसिपल्स डिवीजन ऑफ वर्क फॉर स्पेशलाइजेशन, दोनों के प्रिंसिपल में कुछ हद तक डिवीजन ऑफ वर्क की बात होती है, फिर चाहे वो डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल हो फ्यूल का, या फिर आपका फंक्शनल फोरमैनशिप हो टेलर्स की, ठीक है। दोनों ही रियलिटी ऑफ वर्क की बात करते हैं, यानी कि दोनों ही प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट्स की बात करते हैं, वर्क प्रैक्टिकल की एक्सपेक्ट्स की बात करते हैं। ये तो होंगी सिमिलरिटीज। अगर मैं डिफरेंसेस बात करूं तो फ्यूलर्स के जितनी भी अप्रोच है जनरली वो हाईएस्ट लेवल को अप्रोच करते हैं, उनके अकॉर्डिंगली बनाए गए, ठीक है, जबकि टेलर्स जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो लोअरेस्ट लेवल की बात करते हैं कि प्रोडक्शन कैसे होना चाहिए, फंक्शनल फोरमैनशिप कैसे होनी चाहिए, उनसे भी यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होता है, यहाँ पर फॉलो नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल फोरमैनशिप फॉलो हो जाता है, ठीक है ना। एप्लीकेबिलिटीज ये यूनिवर्सल, जनरली यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, पर इनकी स्पेसिफाइड सिचुएशन में काम होते हैं, ठीक है। जनरली जो साइंटिफिक मैनेजमेंट दे रखे हैं वो फैक्ट्री से रिलेटेड दे रखे हैं, अगर आप गौर से देखो फंक्शनल फोरमैनशिप होनी चाहिए, यानी कि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड दे रखे हैं। ऐसे जनरली जनरल बात बोल रहा हूँ, ठीक है, कि जनरली जो प्रिंसिपल दे रखे हैं, जो टेक्निक्स दे रखी है वो वहाँ पर दे रखी है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है, पर जो आप फ्यूल की बात करते हैं उनमें मैन्युफैक्चरिंग को भी कंसीडर किया गया और सर्विस सेक्टर्स को भी कंसीडर किया गया, ठीक है। और यहाँ पर फैक्ट्रीज की बात होती है, यहाँ पर किसी भी बिजनेस यूनिट की बात हो सकती है। बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन यहाँ पर पर्सनल एक्सपीरियंस से फॉर्म्ड हुए, जबकि यहाँ पर साइंटिफिक डीपली ऑब्जर्वेशन वगैरह बात लिखी है। ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है, इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, इनको जनरल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, ठीक है ना, कहा जाता है। इनने जो थ्योरी दे रखी है वो जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की दे रखी है, जबकि इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को एक्सप्रेस किया, ठीक है। तो ये चैप्टर 2 था हम लोगों का, ठीक है, ये चैप्टर 2 में हम लोगों ने डिस्कशन करा। चलिए चैप्टर 2 रिवाइज हो गया। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के, और सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 2015, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं 2015 का। आउटसाइड दिल्ली का क्वेश्चन पेपर है, सेट नंबर 1। तो सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन आया है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो इसमें जो पार्ट वी है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर पार्ट वी जो है वो हम लोगों को पता करना है कि कौन सा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर फॉलो हो रहा है। पार्ट ए आपका जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट है, चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे। तो विन आफ्टर कंप्लीटेशन हर MBA टुक अप द जॉब, उसने एक जॉब स्टार्ट करी मल्टीनेशनल कंपनी में। द कंपनी वाज पेइंग गुड सैलरी एंड पर्क्स टू इट्स एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी और पर्क्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती था। द वेजेस वर विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, जो वेजेस थी वो उनकी पेइंग कैपेसिटी के अंडर में ही थी। Does provide the
द एम्प्लॉई आर रीजनेबल, हाँ क्या लिखा था, वेजेस विद इन द कंपनी की पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से थी, और जो कि एम्प्लॉय को एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे रही है, ठीक है। अगर आप ये देखो तो ये बात लिखिए, जो सैलरी है वो सेटिस्फाइड कर रही है दोनों को, एम्प्लॉयर को भी, यानी कि फेयर है क्योंकि दोनों के लिए सेटिस्फैक्ट्री है, एम्प्लॉयर के लिए भी एंड एम्प्लॉय के लिए भी, क्योंकि लिखा गया है कि गुड सैलरी दे रहे थे जो कि कंपनी की पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से थी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए चाहिए। द कंपनी आल्सो हैड टू के वर्क ऑफ द फ्यूचर्स एंड बिहेवियर ऑफ द सुपीरियर वॉज वेरी गुड टूवर्ड्स हिज सबॉर्डिनेट, उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा था। वेनी वॉज वेरी हैप्पी इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो बहुत ऑर्गेनाइजेशन में हैप्पी थी, बट ड्यू टू द लॉन्ग वर्किंग आवर्स ही डिड नॉट हैव टाइम टू कुक हर मील, लेकिन जो लंबा समय था, काफ़ी टाइम लगता था, ठीक है, वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा लंबे थे, इसके कारण उसे खाना नहीं बना पाती थी, ठीक है ना, खाना बनाने के लिए टाइम नहीं बचता था। सी हैज़ टू डिपेंड अपॉन द आउटसाइड फूड, वो बाहर के खाने पे डिपेंड करती थी, विच आर द डिफिकल्टीज हिज हेल्थ, जो कि उसकी हेल्थ के लिए ख़राब था, जो कि उसकी हेल्थ को ख़राब कर रहा था। शी ऑब्जर्व दैट दिस प्रॉब्लम वाज फेस्ड बाई मैनी ऑफ इट्स कॉलीग, ये प्रॉब्लम उसके और भी साथ जो लोग काम कर रहे थे उन्हें भी यही प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम हो रही थी, यानी कि उन सब के साथ भी दिक्कत क्या थी कि उन लोगों को भी घर का खाना नहीं मिल पा रहा था। नॉट ओनली हर कंपनी बट आल्सो इन मैनी अदर कंपनी, ना केवल उसकी कंपनी में ये प्रॉब्लम थी, बाकी और भी कंपनी में यही प्रॉब्लम थी। दिस वाज बिकॉज ऑफ इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्किंग वूमेन, ये किसकी वजह से हो रहा था, क्योंकि नंबर ऑफ वर्किंग वूमेन बढ़ रहे थे, कहाँ पर, ठीक है ना, नंबर ऑफ वर्किंग वूमेन बढ़ रहे थे, इसके कारण ऑर्गेनिक और होममेड कुक मिलना बंद हो गया था, दैट इज़ द नॉन एबिलिटीज ऑफ द हाइजीनिक एंड होम कुक फूड। सी आइडेंटिफाइड दिस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी, उसे ये लगा ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड डिसाइडेड टू गिव हर जॉब एंड सप्लाई द पैक्ड होम कुक फूड टू द टू ऑफिस गोयर्स, ठीक है ना, किसको देगी, वो ऑफिस जाने वाले लोगों को पैक्ड होममेड कुक देगी एट ए रीजनेबल प्राइस। एट एट द एट द एंड ऑफ द डे सी वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग द लेफ्ट ओवर फूड इन द नियर बाई नाइट स्टे। अगर कह रहे हैं कि अगर कुछ खाना बच जाता है तो जो उसके आसपास के एरिया में लोग जो भूखे रहते हैं या जो गरीब हैं, ठीक है, जो रात में नाइट सेल्डर्स जो होते हैं, उनको वो क्या दे देंगे, खाना, बचा हुआ खाना दे देंगे जो उन पैक्ड फूड के डिब्बों में बच के आएगा। ये पूरा केस था, इस केस में कई सारी चीज़ें डिस्कशन करनी गई हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक पूछा गया है कि सबसे पहले आप ये बताओ कि एनवायरनमेंट कौन सा यूज़ हो रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशन। अगर आपने थोड़ा बहुत पहले कभी पढ़ा हो तो आपको याद है 5 डायमेंशन है, तो यहाँ पर तुम देखोगे तो कौन सा पूछ जा रहा है, डायमेंशन कौन सा है, किसके बारे में सोच रही, सोसाइटी, तो इसलिए सोशल है। खैर अपना ये टॉपिक अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे, अगर क्वेश्चन यहाँ पर फीचर्स वो पूछता है ना, इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो आप देख सकते हो ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ वाले, फर्स्ट मूवर एडवांटेज वालों से मिल सकता है। खैर क्वेश्चन में अभी मैं इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं पार्ट बी के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, जो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर फॉलो किया है बाई कंपनी, ठीक है, कंपनी ने कौन सा फॉलो किया ये बताओ। तो कंपनी क्या दे रही है, गुड सैलरी दे रही है अपनी एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रिमेशन ऑफ एम्प्लॉय वाला है, ठीक है, ये क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 डायरेक्ट पूछा गया है, एक्सप्लेन फॉलोइंग प्रिंसिपल, साइंस नॉट ए रूल ऑफ थम, आपको ये एक्सप्लेन करना है और डिसिप्लिन एक्सप्लेन करना है, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए 3-3 नंबर के हिसाब से, 3-3 नंबर के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, ठीक है ना, 3-3 नंबर के हिसाब से आपको एक्सप्लेनेशन देनी। ये सेट ए में क्वेश्चन पूछे गए थे, सेट बी में चलते हैं अब हम लोग। सेकंड सेट पे जा रहे हैं 2015 के, तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फीचर्स बता देना, यूनिवर्सल, जनरल गाइडलाइंस, ठीक है ना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होते हैं, फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं, तो कोई भी 4 आपको एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
स्केलर चेन क्या होती है और हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, इन दोनों प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर सेट 3 में अगर हम लोग जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों को दिख रहा है, स्टेट एनी 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो कोई भी 4 बताते हैं, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, ठीक है। तो आपको कोई भी 4 बताने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट और डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय पर्सन टू हिज और हर ग्रेटर एफिशिएंसी। दोनों प्रिंसिपल आपको एक्सप्लेन करना है। तो अब तक 2015 में और कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। ये सेट आपके आउटसाइड दिल्ली हो गए, ठीक है ना, आउटसाइड दिल्ली। अब दिल्ली के अगर क्वेश्चंस में जाते हैं, तो दिल्ली में अगर हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले दिल्ली में जो आपका क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन नंबर 18 आया है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं हम लोग डायरेक्ट। ये क्वेश्चन पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था चैप्टर 1 में, पर इसका कुछ पार्ट, जैसे पहला पार्ट रह गया था, पार्ट बी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, तो अब पार्ट ए को भी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर मिसेंगे। तो हम लोगों ने देखा था, ये क्वेश्चन क्या था कि आपका विद्यालय, ठीक है ना, उनके यहाँ क्या था कि डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने एक स्टेज प्रोग्राम करा अपने फाउंडेशन डे पे, ठीक है ना, जिसके कारण जो भी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स या इनकरेज करने के लिए जो भी उनकी करिकुलर एक्टिविटीज़ में होते हैं या स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में, उससे रिलेटेड उनने चेंजेस करी थी। उसके बाद क्या लिखा हुआ था यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई थी, अब पढ़ लें एक बार। आपका विद्यालय बिलीव इन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, एनकरेज टीम बिल्डिंग्स, मिक्सर ऑफ द करिकुलर्स और करिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है, स्पोर्ट एक्टिविटीज़, और ऑन इट्स फाउंडेशन डे स्टेज प्रोग्राम हैज़ टू बी पुट अप। ए कमिटीज ऑफ द 10 परफेक्ट हैज़ कम्युनिकेटेड हैज़ वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है, एक कमिटी बनाई ऑफ द 10, ठीक है ना, 10 perfect was constituted to different aspects of the function. They all decided to use the recycled paper for the decoration. There was the spirits of the unity and harmony, all members support each other. ये प्रिंसिपल है आपका टीम स्पिरिट का, ठीक है ना। पूछा था कौन सा प्रिंसिपल्स यहाँ पर यूज़ करना है, तो पार्ट ए में आपको ये बताना है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट, देखो प्रिंसिपल लिखा है, एक आइडेंटिफाई करना है, तो हम लोग बोलेंगे स्पिरिट डी क्रॉप्स यहाँ पर आइडेंटिफाई हो रहा है, ठीक है, क्योंकि रीजनेबल स्टेप लिए गए उस चीज़ को डेवलप करने के लिए। अगर फीचर्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, ग्रुप एक्टिविटी, गोल ओरिएंटेड। अब एक क्वेश्चन और है कि कौन सी 2 वैल्यू कम्युनिकेट करना चाहते हैं सोसाइटी को। तो एक तो रिसाइकिल होता है, आप देखोगे, एक तो डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, दूसरा रिसाइकिल पेपर यूज़ करते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट के बारे में सोच रहे हैं। तो ये और आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेट बी में चलते हैं हम लोग, सेकंड सेट पे चलते हैं दिल्ली के। उसमें क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे हम लोग। ये और एक हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, जहाँ पर एक्सप्लेन करना है आपको फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक है ना, और एज ए टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको देना है, जो हम लोगों ने पढ़ा था विद डायग्राम। तो ये डायग्राम है उसका, जो भी आपने बनाए थे उन सबको आपको करके, यहाँ पर ये सब किसके ऊपर काम कर रहे हैं, वर्कर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। दिल्ली में क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो आप बता सकते हो प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, तो आपने पढ़ रखे हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा स्टेट एनी 3 इंपॉर्टेंस, उसके कोई भी 3 इंपॉर्टेंस बता दो, ठीक है। साइंटिफिक डिसीजंस है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है, एजुकेशन देते हैं, एक्सेट्रा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्ट है,
एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेक्निक, एक तो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम बताना है और मोशन स्टडी, ये दोनों चीज़ें बतानी है, दोनों चीज़ें बतानी है आपको, दोनों चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। दोनों आपको चीज़ें बतानी, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम भी बताना है एंड मोशन स्टडी, दोनों को एक्सप्लेन करना है। अगर सेट 3 पे जाता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपसे क्या पूछा गया, एक्सप्लेन करना है आपको फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, टाइम स्टडी क्या होती है और सिंप्लीफिकेशन ऑफ द वर्क क्या होता है, ये दोनों चीज़ें आपको बतानी है। बस और कोई क्वेश्चन है नहीं 2015 में। उसके बाद 2016 की ओर अगर हम लोग चलते हैं, 2016 2016 सेट 1 क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका चैप्टर नंबर 2 से है। क्या लिखा है कि रोल बताए रूट किलर का। रूट किलर क्या बताता है, स्पेसिफाई करता है कौन सा रूट करना है, स्पेसिफाई द रूट यानी कि सीक्वेंस ऑफ, ठीक है, कौन कौन से सीक्वेंस परफॉर्म करने हैं या कौन कौन से स्टेप लेने हैं, सीरीज ऑफ स्टेप्स बताते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपको आंसर यहाँ पर लिखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है। और फिर सेट 1 में कोई भी क्वेश्चन नहीं है, अब देखो तो नहीं है कोई भी क्वेश्चन। फिर हम लोग सीधे चलते हैं सेट बी में, सेट बी सेट सेकंड में, सेट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा है कि रोल बनाना है किसका, इंस्पेक्टर का। ये किस लिए रहता है, चेक करता है क्वालिटी ऑफ वर्क, ठीक है। ही रिस्पॉन्सिबल चेक द क्वालिटी ऑफ वर्क। तो बस वही लाइन आपको यहाँ लिखनी है। रोल पूछ रहे हैं कि क्या रोल है, तो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, क्वालिटी ऑफ वर्क को चेक करने के लिए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहे हैं, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नेचर्स को डिस्क्राइब करना है आपको विद द हेल्प ऑफ एनी 4 पॉइंट, यानी कोई भी 4 फीचर्स बताने हैं किसके, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के। तो आप कुछ भी बता सकते हो, जनरल गाइडलाइंस देता है, फ्लेक्सिबल है, यूनिवर्सल है, आपको ही बताना है। सेट 3 में जाते हैं तो सेट 3 में हमारा क्वेश्चन नंबर 8, गैंग बॉस का रोल क्या है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, अरेंजिंग, अरेंज करना ऑफ ऑल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का लोग गया प्लांट, मशीनरीज, टूल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, इन सबको अरेंज करने की जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो जितने भी रिसोर्स, प्लांट, मशीनरी, टूल्स या अदर रिसोर्सेज को अरेंज करने की जिम्मेदारी इनकी है। हम लोगों ने यही पढ़ा था, मेंटेन करने की जिम्मेदारी रिपेयर एंड मेंटेनेंस बॉस की, कि वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में। गैंग बॉस की जिम्मेदारी क्या है कि जितने मशीन, टूल्स या अदर रिसोर्सेज हों वो अवेलेबल होने चाहिए, अरेंज करने की जिम्मेदारी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 डायरेक्ट है, यहाँ पर इंपॉर्टेंस पूछी गई है किसकी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। अगर हम लोग चलते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली के भी क्वेश्चन पेपर में सेट 1 में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए, मतलब जो है वो रिपीट्स हैं। तो अगर हम लोग सीधे जाते हैं सेट 2 में, सेट 2 में जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 8, उनका रोल किसका पूछा गया, स्पीड बॉक्स का। स्पीड बॉक्स किसलिए रिस्पॉन्सिबल है, जिससे इंश्योर करे टाइमली और एक्यूरेटली कंप्लीट हो जॉब, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल। तो बस यही बताना था। और क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर कोई भी नहीं है, बाकी सब रिपीट क्वेश्चन है। तो 2016 में बस यही क्वेश्चन थे, आपने देखे सबके सब डायरेक्ट क्वेश्चन थे, एक भी कोई भी इनडायरेक्ट एक स्टडी नहीं था। 2017 में अगर हम लोग जाते हैं तो 2017 में क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 आप पहले पढ़ लें, हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बताना है आपको।
यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बताना है तो उसे एक्सप्लेन कर दें, और ऑर्डर प्रिंसिपल, इन दोनों प्रिंसिपल को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, मीनिंग लिख देनी है। हम लोग पढ़ चुके हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट, आप लोग भी पढ़ चुके हैं, आप लिखना चाहो लिख सकते हो, वैसे 3 नंबर में ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 क्वेश्चन जो है वो आपकी केस स्टडी है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? संकेत आफ्टर कंप्लीटेशन हिज एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स फ्रॉम यूएसए, उसने अपना कोर्स यूएसए से कंप्लीट किया और फिर वो इंडिया आया वापस, एंड स्टार्टिंग ए कॉफ़ी शॉप, ठीक है, एक कॉफ़ी शॉप स्टार्ट करी जिसका उसका नाम रखा था फ्योमा कॉफ़ी इन द फेमस मॉल इन द मुंबई, ठीक है। द स्पेशलिस्ट ऑफ द कॉफ़ी वाज द स्पेशल, जो एक स्पेशल तरह का अरोवा ऑफ द कॉफ़ी, यानी कि जो उसके अंदर की एक तरह का सुगंध आती थी कॉफ़ी के, वो एक थी, एंड द वेराइटीज ऑफ द फ्लेवर ऑफ द चूज फ्रॉम, और बहुत सारी वाइडर वेराइटीज़ भी थी। हाउ सम हाउ द बिजनेस वाज नाइदर प्रॉफिटेबल, ना ही प्रॉफिटेबल था, ना ही पॉपुलर बिजनेस था। सो संकेत वाज न्यू द टू फाइंड आउट द रीज़न, तो उसे लगा ये पता लगा, इसलिए उसने अपॉइंट किया रिया, ठीक है, एक रिया को एज ए मैनेजर अपॉइंट किया कंपनी में या उस शॉप में, जिसने एमबीए किया था एक रेपुटेड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से, और उससे कहा गया कि फाइंड आउट द कॉज, ये जो कॉजेस हैं, जो रीजंस हैं, उनको पता लगाएं। रिया टुक ए फीडबैक फ्रॉम द क्लाइंट, उसने क्लाइंट से फीडबैक लेना स्टार्ट किया, एंड फाउंड दैट दे लव्ड ए स्पेशल यूनिक अरोमा ऑफ द कॉफ़ी, जो एक स्पेशल, ठीक है, स्पेशल कॉफ़ी, स्पेशल सुगंध टाइप की कॉफ़ी थी, उससे सब लोग पसंद करते थे, बट नॉट हैप्पी, लेकिन लोग हैप्पी नहीं थे विद द लॉन्ग वेटिंग टाइम्स, जो ज़्यादा समय लगता था ऑफ टेक ऑफ द प्रोसेस ऑफ द ऑर्डर को प्रोसेस होने में, उससे लोग खुश नहीं थे। सी एनालाइज एंड फाइंड आउट दैट दे आर द अननेसेसरी एब्सोल्यूशंस, यानी कि बाधाएं थी, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शंस थे यहाँ पर, विच आर कुड बी एलिमिनेटेड, जो कि हटाने थे। सी फिक्स ए स्टैंडर्ड टाइम, उसने एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया फॉर प्रोसेसिंग द ऑर्डर, ठीक है। तो उसने एक एनालाइज किया कि बहुत सारे अननेसेसरी फ्लेवर्स थे जिसे हटाना पड़ेगा, और उसने एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया। सी आल्सो रियलाइज देयर इज ए मैनी फ्लेवर्स वाज डिमांडेड नॉट इनफ, उसे ये भी लगा कि बहुत सारे की डिमांडेड नहीं, सो ही डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू द सेल ऑफ सच फ्लेवर्स, अट एज द रिजल्ट विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रिया वाज एबल टू अट्रैक्ट द कस्टमर। यही रीज़न था कि बहुत छोटे समय के कारण लोग फिर से उस शॉप पे डिमांड बढ़ने लगी। तो अगर क्वेश्चन में पूछा गया आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द 2 टेक्निक्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, 2 टेक्निक्स बताएं साइंटिफिक मैनेजमेंट की, तो अगर यहाँ पर आप देखें तो एक आपको दिख रहा होगा स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है ना, अननेसेसरी मूवमेंट्स को हटाए गए क्योंकि ऑर्डर प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा था। तो यहाँ पर एक टेक्निक्स आपको दिख रही होगी वर्क स्टडी, एक टेक्निक हम लोगों को देखी वर्क स्टडी, और वर्क स्टडी के 2 पार्ट दिखे हम लोगों को। एक देखा कि अननेसेसरी मूवमेंट हटा रहे थे जिससे प्रोसेसिंग टाइम ना लगे, तो वो थी आपकी मोशन स्टडी, और दूसरा एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया तो उसे हम लोग बोल दे रहे टाइम स्टडी। दूसरी जो मुझे दिखी वो कौन सी हम लोगों को दिखी, सिंप्लीफिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन। तो आप देखो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन फॉलो किया गया, कैसे फॉलो किया सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर जो जिसकी डिमांड नहीं थी, ठीक है ना, उसको उन्होंने क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, ठीक है। तो ये एक सिंप्लीफिकेशन, तो ये 2 टेक्निक्स मिली मुझे, वर्क स्टडी और सिंप्लीफिकेशन। वर्क स्टडी में आपको ये दोनों चीज़ें भी लिखनी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, उसके बाद हम लोग सेट 2 में चलेंगे, और कोई क्वेश्चन है नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 में आंसर में 2 ही चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पर मोशन स्टडी दे दिया गया, दूसरा टाइम स्टडी दे दिया, पर 2 टेक्निक्स पूछी गई थी यहाँ पर, ठीक है। तो वर्क स्टडी ये हो गई एक टेक्निक, और दूसरी टेक्निक्स यहाँ पर नहीं बताई गई, पर आप लिख के आएंगे दूसरी टेक्निक्स की। दूसरी टेक्निक्स का नाम क्या है, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, याद रखिएगा सिंप्लीफिकेशन आपको लिख के आएंगे।
दोनों एक्सप्लेन करनी है आपको। उसके बाद अगर हम लोग जाते हैं सेट सेकंड में, सेट सेकंड में, तो सेट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 9 आपको दोनों प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने, इनिशिएटिव वाला, स्टडी क्रॉप वाला भी। तो ये दोनों प्रिंसिपल आपको एक्सप्लेन कर देना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 सेट 3 में, कौन कौन से प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने हैं, रिलेशंस और स्केलर चेन। फिर कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर हम लोग दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 9 डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, बाकी सब इसमें अब देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सप्लेन द यूनिटी ऑफ कमांड और इक्विटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है। ऐसे हम लोग सेट बी में जाएंगे तो उसमें भी क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों को पढ़ना है, वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 डिसिप्लिन और स्केलर चेन एक्सप्लेन करनी है आपको। सेट 3 में जाएंगे हम लोग, तो वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 ऑर्डर और इनिशिएटिव्स एक्सप्लेन करना है। अब देख रहे हैं कि तीनों साइड में कौन से हैं, 14 प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना, और कोई क्वेश्चन है नहीं इस पेपर में। ये हम लोग ने 2017 का पेपर डिस्कस कर लिया। हम लोग चलते हैं 2018 की ओर। 2018 में जो एक क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन नंबर 23, जो केस स्टडीज हम लोगों के, डायरेक्ट उस पर चलते हैं। ये रहा, करन्नाथ टुक ओवर ए डी नॉर्थ मोटर कंपनी। कमल जो करन्नाथ थे उन्होंने डी मोटर्स कंपनीज को टुक ओवर किया फ्रॉम हिज अलाइंग फादर्स 3 मंथ है, वो 3 महीने पहले, ठीक है ना। उनके फादर जो बीमार चल रहे थे, उनकी एक कंपनी थी, उसको उन्होंने क्या किया, टेक ओवर किया 3 महीने पहले। इन द पास्ट कंपनी वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल, पहले कंपनी अच्छे से काम नहीं कर रही थी। करण वाज डिटरमाइंड टू इम्प्रूव द कंपनी परफॉर्मेंस, उसने डिटरमाइन किया कि कैसे कंपनीज की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया। ही ऑब्जर्व दैट देयर द मेथड ऑफ द प्रोडक्शन एज द सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय इन द कंपनी वर नॉट साइंटिफिक। उसने कहा जो कंपनीज के मेथड ऑफ प्रोडक्शन है और जो सिलेक्शन की टेक्निक्स है वो दोनों ही साइंटिफिक नहीं है। ही बिलीव दैट देयर इज ओनली वन मेथड, उसे ये लगता था कि केवल ओनली एक ही बेस्ट मेथड होता है जो कि मैक्सिमम एफिशिएंसी करता है। he also feel that once the method is to be developed, ऐसा मेथड डेवलप करना पड़ेगा, एंड द वर्कर्स कंपनी शुड बी ट्रेन टू लर्न द बेस्ट मेथड, और वर्कर्स को वो लर्न मेथड को ट्रेन कराना जिससे वो बेस्ट मेथड को लर्न कराना है, ट्रेन कराना है। He asked the production manager to develop the best method and carry out the necessary training. उसने प्रोडक्शन मैनेजर से कहा वो वन बेस्ट मेथड आप पता लगाएं और लोग जो वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग भी दें। द प्रोडक्शन मैनेजर डेवलप दिस मेथड यूजिंग द सेवरल पैरामीटर, उसने बहुत सारे पैरामीटर्स यूज़ करे, जैसे कि राइट फ्रॉम डिसाइडिंग द सिक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन के क्या क्या सिक्वेंस लेने पड़ेंगे अगर एक डिसाइडिंग करना, ठीक है ना, कि ऑपरेशन को करने के लिए। प्लेस फॉर द मैन, मशीन्स के लिए, लोगों के लिए और रॉ मटेरियल्स के लिए जगह क्या होंगी, टिल द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। दिस मेथड वाज इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशंस। ये इट हेल्प द इंक्रीजिंग द आउटपुट, इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट वेस्टेज, ठीक है। तो इसके कारण इंक्रीजिंग हुआ आउटपुट, क्वालिटी इंप्रूव हुई और कॉस्ट रिड्यूस हुई, वेस्टेज रिड्यूस हुई। आइडेंटिफाई द टेक्निक्स, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल्स वर्ड यूज़ किया है, 2 प्रिंसिपल बताने, ठीक है, एटलीस्ट 2 तो बताने ही पड़ेंगे क्योंकि प्रिंसिपल्स है। एंड द टेक्निक्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेक्निक्स और बतानी किसकी, साइंटिफिक मैनेजमेंट की। तो 2 प्रिंसिपल बता दें एंड टेक्निक्स बता दें। साइंटिफिक मैनेजमेंट के 2 प्रिंसिपल कौन कौन से। जब मैं यहाँ पढ़ रहा था तो हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी, कह रहे हैं कि मेथड ऑफ प्रोडक्शन और सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय, ये दोनों ही चीज़ें कंपनीज की साइंटिफिक नहीं थी। तो पहला तो प्रिंसिपल मिस हो गया, साइंस नॉट ए रूल ऑफ थंब, ठीक है ना।
और हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर मैक्सिमाइज एफिशिएंसी करनी है वर्कर्स की तो उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग और सिलेक्शन प्रोसेस उनका होना चाहिए। ये हम लोगों ने पढ़ा था, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटर एफिशिएंसी। तो ये दोनों प्रिंसिपल्स यहाँ पर, ठीक है ना, आइडेंटिफाई करने थे एबव केस में। और साथ साथ कौन सी टेक्निक, तो आपने ऊपर पढ़ा कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड के कैसे स्टैंडर्ड मेथड, वन बेस्ट मेथड निकालना है, तो कौन सा हो गया, मेथड स्टडी। ठीक है, तो वर्क स्टडी का कौन सा पार्ट हो गया, मेथड स्टडी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। 18 में इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं थे। वो आ जाते हैं लास्ट ईयर पेपर। ठीक है, 2019 में जो क्वेश्चंस पूछे गए उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो केस स्टडीज आपकी आई है, इसमें केस स्टडीज तो नहीं आई है, खैर सेट 1 की अगर मैं बात करता हूँ तो सेट 1 में पहले आउटसाइड दिल्ली देखेंगे, फिर दिल्ली क्वेश्चंस देखेंगे। आउटसाइड दिल्ली में क्वेश्चन नंबर 23, डायरेक्ट पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। ट्वेंटी 21 22 एंड 23 डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द, आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन क्या करना है, टेक्निक्स बतानी है, तीनों टेक्निक्स आपको एक्सप्लेन कर देनी है, साथ साथ आपको, या फिर आप इन तीनों प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। सेट बी में अगर हम लोग चलते हैं, सेट 2 में चलते हैं, तो उसमें भी सेम ही क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूँ, वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन है वहाँ पर भी 23 का। एक बार देख लेते हैं चल के वहाँ पर क्या पूछा गया है। आपको यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, फिर यूनिटी ऑफ कमांड, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, स्टेबिलिटी ऑफ द पर्सनल, ये आपको बताने, या फिर आपको ये टेक्निक्स एक्सप्लेन करनी है। अगर सेट 3 में चलते हैं हम लोग, सेट 3 में एक क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे, उसके बाद 23 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया आपको, क्वेश्चन नंबर 20 में पार्ट ए, स्टेट एनी 5 इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आप बता देंगे कोई भी 5 इंपॉर्टेंस। और क्वेश्चन नंबर 23 ये रहे आपके, इन तीनों प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर दें, या कोई भी एक्सप्लेन एनी 3 प्रिंसिपल्स ऑफ द साइंटिफिक। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के कोई भी 3 प्रिंसिपल बता दो। ऊपर जो बताए हैं फॉलोइंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है, कोई खास नहीं है। अगर अब हम लोग दिल्ली के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, तो सेट में क्वेश्चन नंबर 2, ये एक टेक्निक दी गई है, पढ़ते हैं क्या लिखा है, लाइक स्टडीज दी गई है, टेक्निक क्या गया। जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को पूछा गया, 14 प्रिंसिपल में से आपको आइडेंटिफाई करना है। स्टेट द जनरल प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट विच द कंपनी वांट टू मॉडिफाई टू मीट द चैलेंजिंग रिक्वायरमेंट। कौन से प्रिंसिपल को सब मॉडिफाई करना होगा जिसके कारण वो चेंजेस एनवायरनमेंट को मीट कर सके। क्या लिखा है, अप्लायंसेज इंडिया लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ द होम अप्लायंसेज सिंस 1987 से ये बेच रहे हैं होम अप्लायंसेज। इट इज़ ए गुड नेम इन द मार्केट, बहुत अच्छा नेम है। कंपनी दैट इज प्रोड्यूसिंग अ गुड क्वालिटी अप्लायंसेज। इट इज़ ए सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, उनके सेपरेट डिपार्टमेंट है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फाइनेंस के लिए, सेल्स के लिए, मेंटेनेंस सर्विस के लिए और टेक्निकल सर्विस टू अचीव द स्पेशलाइजेशन, जिससे किसका बेनिफिट मिल सके, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिल सके। सिंस द एरिया ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी हैज़ टू इंक्रीज एंड द कस्टमर हैज़ बिकम मोर डिमांडिंग, क्योंकि ऑपरेशंस बढ़ रहे थे तो कस्टमर ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, द कंपनी हैड डिसाइडेड टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने कहा कि आप एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल को चेंज करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो कौन सा दिख रहा है आपको, डिवीजन ऑफ वर्क दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल को मॉडिफाई करेंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से प्रिंसिपल को मॉडिफाई करना चाहते हैं। द जनरल प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट वांट टू मॉडिफाई इज डिवीजन ऑफ वर्क, वैसे ही आपको बता दें, ठीक है। उसके बाद और कोई क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। इसके बाद सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन क्या है? स्टेट एक्सप्लेन एनी 5 सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस बताने या फिर इन टेक्निक्स को एक्सप्लेन करना। सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद सेट बी में चलते हैं, सेट सेकंड में देखते हैं दिल्ली के। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 एक्सप्लेन करने 5 फीचर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या इन दोनों प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर देना। डायरेक्ट क्वेश्चन है। सेट 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये रहा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। पहले पार्ट में आपको 2 टेक्निक्स को एक्सप्लेन करना, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, और दूसरे में आपको या फिर आप इनमें से कोई भी विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग प्रिंसिपल कोई भी विद द हेल्प एक्सप्लेन हाउ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, ये इंपॉर्टेंस बतानी इन दोनों को। ठीक है, इन 2 इंपॉर्टेंस को आपको एक्सप्लेन करना। 2019 में और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लास्ट ईयर ये था। अब आ जाते हैं सैम्पल पेपर पे, जो करंट ईयर का हमारा सैम्पल पेपर है। इसमें एक क्वेश्चन नंबर 3 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, आपसे पूछ क्या रहा है? वो पूछा आर नॉट, कौन सी बात सही नहीं है? तो पार्ट ए में लिखा है एप्लीकेबल ओनली इन द लार्ज फर्म। क्या ये बात सच है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल के केवल लार्ज फर्म में एप्लीकेबल होते हैं? आंसर आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि इट इज़ एप्लीकेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज से कोई लेना देना नहीं होता। लार्ज भी हो सकती है, स्मॉल स्केल भी। बाकी सारे फीचर्स हैं, ये वाला फीचर्स नहीं है। तो अब वो पूछे कौन सा फीचर्स नहीं है, तो आपको ए पे टिक लगा के आ जाएगा। MCQ है। उसके बाद अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे, जो कि एक केस स्टडीज़ है। केस स्टडीज़ तो नहीं है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन बोल सकता हूँ मैं। एक्सप्लेन, नेम एंड एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जाम्पल। कौन सी टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट है जो ये बताती है, जिसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर टू बी एम्प्लॉयड फॉर अ टास्क। कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? पहले तो मुझे बताओ कौन कौन सी टेक्निक्स हैं आपको। पहली टेक्निक्स आपकी फंक्शनल फॉर्मेशन, दूसरी सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, तीसरी वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में क्या क्या होता है? मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फैटिग स्टडी। फिर आपका डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम या बेज रेट सिस्टम, और फिर आपकी लास्ट है बाइलिटरल मेंटल इवैल्यूएशन या मेंटल इवैल्यूएशन। अब ये होने से रही, क्योंकि मैनेजमेंट की बात चल नहीं रही, ये है नहीं, ये है नहीं, ये। अब वर्क स्टडी में कौन सी? टाइम, क्योंकि टाइम से आपको ये पता चल जाता है एक जॉब को करने के लिए, एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा। तो उस हिसाब से आप नंबर ऑफ वर्कर्स को एस्टिमेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा आंसर है? टाइम स्टडी, टाइम मेथड, टाइम स्टडी। ठीक है, टाइम स्टडीज का आंसर है। दूसरा है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल सुटेबल टेक्निक्स। यहाँ पर ही पता लगानी, जो कि डिफ्रेंशिएट करता है एफिशिएंट वर्कर और इनएफिशिएंट वर्कर्स में। ये रहा डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, जो एफिशिएंट वर्कर को हाई बेज रेट देता है और इनएफिशिएंट वर्कर को लो बेज रेट देता है। तो ये आपको आंसर देना था। चलिए, तो चैप्टर
2 को भी हम लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया, जिसमें हम लोगों ने पहले टॉपिक डिस्कशन कर लिया, उसके बाद जो सैम्पल पेपर थे, सैम्पल पेपर डिस्कस किया, और जो पास्ट ईयर के 5 साल के क्वेश्चन पेपर थे वो भी डिस्कस हो गए। तो ऑलमोस्ट चैप्टर 1 एंड 2 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 2 पूरी तरह से कंप्लीट हो